मैं हमेशा बोलता हूँ कि इल्म की 4 डायमेंशन है, तो हर डायमेंशन से हम इसको स्टडी करेंगे कि मज़हब इसके बारे में क्या कह रहा है, साइंस या मेडिकल साइंस इसके बारे में क्या कह रही है, फ़िलासफ़ी इसके बारे में क्या कह रही है, एंड अल्टीमेटली इसका स्पिरिचुअल एस्पेक्ट क्या है, कॉन्शियसनेस हम किस तरह। तो जब हम सारे एस्पेक्ट को आप एक्यूमुलेट करेंगे अपने शऊर के अंदर, तो आपको एक बेहतर पिक्चर मिलेगी आज के शऊर क्या। आई एम श्योर कि जब आप यहाँ से उठ के जाएंगे तो आपका शऊर भी बेहतर होगा और एक आपको समझ भी बेहतर होगी कि शऊर क्या है। जो मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स और लिसनर हैं, आप कुछ बैठे हुए हैं, तो उन्होंने जो बिट्स एंड पीसेस में मुझसे सुना होगा सिटिंग में, वो सब भी इसमें इंक्लूड होगा और उसके अलावा भी बहुत कुछ मैं इसमें इनकलकेट करूँगा जो मैं नहीं कर पाता उधर। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हेन यू स्टार्ट लिसनिंग टू दिस लेक्चर, उससे पहले एक बहुत बड़ा इसमें हिच है, ग्लिच है, ये बहुत बड़ा एक कंसर्निंग पॉइंट है, ज़रा गौर से सुनिएगा। इंसान, कोई भी इंसान दुनिया में कुछ भी समझता है, वो इंसान और उसके समझने के बीच में जो टूल इस्तेमाल होता है वो खुद शऊर है। अजीब सी बात, आप जो कुछ भी समझते हैं अपने शऊर को इस्तेमाल करके समझते हैं। बट द प्रॉब्लम इज टुडे वी आर डिस्कसिंग दैट सेम टूल। तो अब आपको अपने शऊर में रहते हुए उसी शऊर को समझना है कि ये शऊर क्या है। तो बड़ा एक कन्फ्यूजिंग सा सिचुएशन खड़ी हो जाती है। इसके लिए मैं थोड़ी आसानी ये कर दूंगा कि शऊर को समझने के लिए थोड़ी देर के लिए आप विजुअलाइज या इमेजिन कर लीजिए कि आप अपने शऊर को समझ रहे हैं, अपने शऊर से बाहर निकल के थर्ड एंटिटी बन जाइए अपने ही माइंड के अंदर, तो ज़्यादा अच्छा विजन मिलेगा। तो हमेशा जब भी शऊर को समझने की कोशिश की जाती है तो ये प्रॉब्लम आती है कि मैं शऊर को समझ रहा हूँ, तो ये जो मैं हूँ, मैं खुद भी तो शऊर ही हूँ, मेरे अंदर भी तो शऊर, तो ये बड़ी प्रॉब्लम होती है। दो बातें हो गई। अब तीसरी बात कि इसमें कन्फ्यूजिंग या इंटरमिंगलिंग टर्म्स क्या होती है। मैं उर्दू इंग्लिश दोनों को, थोड़ा सा पानी दे दीजिए, दोनों को कवर करूँगा। पहले तो गलत फहमियाँ दूर करते जाएँ। उर्दू में हम काफ़ी सारे टर्म्स यूज़ करते हैं। मैं गौर करता हूँ, मेरी सोच ये है, मुझे एहसास है इस चीज़ का, मेरा शऊर ये कह रहा है। तो क्या ये सारी इंटरचेंजेबल, ओवरलैपिंग सेम टर्म्स हैं? नॉट एट ऑल। किसी भी लैंग्वेज में कोई भी वर्ड, जब एक वर्ड एग्जिस्ट करता है तो उसकी एक स्पेसिफिक मीनिंग होती है। जैसे मैं चेयर पर बैठा हुआ हूँ और मैं चेयर में बैठा हुआ हूँ, या चेयर, हम एट टाइम्स उसके वर्ड्स तो इंटरचेंजेबली इस्तेमाल कर लेते हैं और उसकी मीनिंग अज्यूम भी कर लेते हैं कि वही मीनिंग है, पे समझ जाओ मैं चेयर पे ही बैठा हूँ। लेकिन जब हम डीप डाउन डिग इन करते हैं, स्पेसिफिकली उसको स्टडी करते हैं, उस वर्ड की कोई स्पेसिफिक मीनिंग। मैं चेयर पर हूँ तो उसका मतलब एग्जैक्टली चेयर पर हूँ। मैं चेयर में हूँ तो कोई ऐसी चेयर है जिसके अंदर मैं घुस के बैठा हूँ, अगर हम स्पेसिफिक मीनिंग में जाएंगे। तो इसी तरह सारे टर्मिनोलॉजीज़ में, सारे एरियाज़ में इंटरचेंजेबल टर्म्स यूज़ होती हैं। तो मैं पहले थर्ड जो पॉइंट है वो लिंग्विस्टिक का जो हिच है वो भी क्लियर कर दूँ। जब आप गुफ्तगू करते हैं तो जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, कॉमन सेंस के अंदर, जनरल गुफ्तगू के अंदर, नॉर्मल लाइफ के अंदर, आप बहुत सारे अल्फाज ऐसे इस्तेमाल करते हैं जिनके मायने, जिनके कॉन्सेप्चुअल मीनिंग अज्यूम कर लिए जाते हैं। या ज़रा पानी का गिलास तो उठाना, तो इट्स अज्यूम कि मैं कह रहा हूँ पानी का गिलास उठा के मुझे दे दीजिए, मैं ये पूरा जुमला बोल नहीं रहा हूँ। अगर हम उसके लिटरल मीनिंग में जाएंगे तो सामने वाला बंदा पानी का गिलास उठा के यूँ खड़ा हो जाएगा, आपने तो कहा पानी का गिलास उठाना। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। चौथी बात, जो भी गुफ्तगू आप सुनते हैं, ये कम्युनिकेशन एस्पेक्ट में बैन, जो भी गुफ्तगू आप सुनते हैं, मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, आप बोल रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ, हर गुफ्तगू के पीछे उसके मीनिंग क्या लिए जाते हैं, कॉन्सेप्चुअल मीनिंग क्या लिए जाते हैं, लिटरल मीनिंग, ये डिफ़र करता है पर्सन टू पर्सन, वेरी करता है। एग्री करेंगे आप लोग, कॉमन सेंस की बात है। अच्छा, डिफ़र किस डिग्री से करता है? डिफ़र करता है डिपेंडिंग अपॉन द नॉलेज ऑफ द पर्सन। मैंने एक जुमला अम्माद की तरफ बोला, अम्माद उस जुमले की मीनिंग क्या निकालेंगे ये डिपेंड करता है इनका इल्म क्या है। शऊर नहीं कह रहा मैं, इनका जो भी माइंड में नॉलेज आज तक जमा हुई वो डिपेंड करता है। वही जुमला मैंने वसीम की तरफ थ्रो किया तो ये उससे मीनिंग क्या डिग आउट कर सकते हैं, उसकी क्या क्या मीनिंग ले सकते हैं, कितना ज़बरदस्त उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, डिपेंड करता है इनकी नॉलेज क्या है। यहाँ तक सबको बात क्लियर समझ में आ रही है? ये चार नॉलेज एंड कॉन्सेप्ट ऑफ दैट पर्सन, दोनों मैंने बोला तो डिपेंड्स ऑन नॉलेज जी, एंड कॉन्सेप्ट ऑफ दैट। तो दोनों चीज़ें काउंट करती हैं। अच्छा, जब कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क की हम बात करते हैं, अब सामने वाले का कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे उन्होंने कहा, तो उसको भी मैं क्लियर कर दूं। कॉन्सेप्ट डिपेंड करता है आपकी परसेप्चुअल फ्रेमवर्क पे, यानी कि आपकी सोच के दायराकार के ऊपर। सोच का दायराकार बनता है आपके इल्म की बुनियाद के ऊपर। ये हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि बचपन से अब तक जो कुछ भी आप सुनते हुए आ रहे हैं, जो कुछ भी आप जमा करते आ रहे हैं अपने जहन के अंदर, उस सब नॉलेज का जो एक्यूमुलेशन होती है, मिलाप होता है, उस सब का जो निचोड़ होता है, उसकी बुनियाद पर आप अपने ओपिनियन बनाते हैं।
और फिर उन ओपिनियंस की बुनियादों पर फिर दूसरे ओपिनियन बनाते हैं, और उन ओपिनियन की बुनियादों पर दूसरे ओपिनियन बनाते हैं। क्योंकि मैं मुसलमान हूँ, मेरी तालीमात मुसलमान हुई हैं, उसमें सिखाया जाता है कि माँ बाप का एहतराम करना चाहिए, मेरा कल्चर कहता है एहतराम। माँ बाप के एहतराम में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है कि उनके सामने ऊंची आवाज़ में बात करना हमारे कल्चर में, तो ये एक एहतराम का फैक्टर है। जी, मैंने एक ओपिनियन पे दूसरा ओपिनियन, दूसरे ओपिनियन, दिस इज़ हाउ वी लिव आवर लाइफ। हम इस तरह ज़िंदगी इन जनरल सेंस गुजारे होते हैं। ये कन्फ्यूजन्स क्लियर हुई आपकी? तो जब ये लेक्चर सुने तो इन बातों को जहन में रखिएगा कि अब मैं अगर कोई टर्म यूज़ कर रहा हूँ तो उसकी स्पेसिफिक मीनिंग, उसकी कॉन्सेप्चुअल मीनिंग क्या है, वरना कन्फ्यूजन बहुत खड़ी हो जाएगी। अब हम आते हैं बुनियादी टर्मिनोलॉजीज़ को क्लियर करने इस टॉपिक की जो कॉन्शियसनेस है। हम बोलते हैं मुझे ख्याल आया और मैं सोच रहा हूँ, दोनों हमें एक ही टर्म लगती नहीं, बिल्कुल नहीं, दोनों अलग अलग टर्म्स। अगर हम इसको बहुत टेक्निकली स्टडी करें, बहुत डिटेल में जाके, चाहे वो मजहबी तौर पे चाहे वो साइंटिफिक तौर पे, तो ये दो डिफरेंट टर्म्स हैं। सोच का ताल्लुक आपके जो नॉलेज है उससे है, ख्याल का ताल्लुक आपकी नॉलेज से नहीं है। ख्याल बाउंड्री लेस होता है, वाइल्ड होता है, उसकी कोई बुनियाद क्या आउटर लाइंस नहीं आप तय कर। ख्याल कहीं से भी आ सकता है। मैं बैठे बैठे मुझे ख्याल आया कि इथोपिया में एक कोई इंसान गरीब से भूख से मर रहा होगा, तो मेरी तो नॉलेज में नहीं है इथोपिया में कौन इंसान मर, लेकिन एक ख्याल आया कोई मर सकता है, उसका नाम ये होगा। फिर मुझे एकदम ख्याल आया मैं एक ऐसी चीज़ इन्वेंट करूँगा जो पहले किसी ने ना देखी हो फला काम के लिए, तो ये एक वाइल्ड ख्याल आया। तो ख्याल, जब हम ख्याल को स्टडी करते हैं तो पता चलता है ख्याल बियॉन्ड परसेप्चुअल फ्रेमवर्क आता है। अब यही सारी कन्फ्यूजन है इंसान के अंदर, पहले तो यही मसले खड़े हो जाते हैं। शऊर तो बहुत बाद में आ रहा है कि मेरी सोच और मेरे ख्याल में फ़र्क ही नहीं कर पा रहा मैं। और हम इन जनरल कॉमनली हर इंसान, क्योंकि उसको ये सेंस, ये सारी डिटेलिंग पता नहीं होती, वो सोच को ही ख्याल समझता है और कभी कभी ख्याल को ही सोच समझने लग जाता है, और यहीं सारे फसादात खड़े होते हैं। अच्छा, और आगे बढ़िए। गौर एक अलग चीज़ है, शऊर नहीं है गौर। सोच एक अलग चीज़ है, ख्याल एक अलग चीज़ है, फ़िक्र एक अलग चीज़ है। अगर एक इंसान का फिज़िकल माइंड, यानी कि मैं यहाँ पे जब मैं गुफ्तगू करूँगा मैं किसी चीज़ को डिनाई नहीं करूँगा, ज़रा गौर कीजिएगा, कोई चीज़ की हुर्मत नहीं होगी, ना साइंस बुरी लगेगी, ना रिलीजन बुरा लगेगा, ना फिलॉसफी, ना स्पिरिचुअल, कुछ बुरा नहीं लगेगा। हर चीज़ को हम इनकलकेट करेंगे, हर रुख से उसको जमा करेंगे। क्योंकि अभी इंसान का फिज़िकल माइंड, ये ब्रेन जो दिमाग के अंदर मौजूद है, ये जो आपके 1.5 किलो का सर के अंदर भेजा मौजूद है, अगर ये इंटैक्ट है, अपने नॉर्मल फंक्शंस कर रहा है, इसमें सारे केमिकल्स वाफिक मिकदार में बन रहे हैं, उसकी न्यूरॉन्स प्रॉपर बैलेंस्ड हैं, फ्लो कर रहे हैं, ब्रेन सेल्स काम कर रहे हैं, तो अगर एक इंसान का ब्रेन नॉर्मल काम कर रहा है तो वो सोच रखने वाला इंसान हो सकता है। वो ऑब्जर्व करेगा, उसके सेंसेस भी सारे काम कर रहे हैं, वो जो भी बचपन से डाटा कलेक्ट करेगा उसकी बुनियाद पर वो एक सोच बना सकता है। लेकिन अगर किसी का फिजिकल ब्रेन, ये टूल का फिजिकल हार्डवेयर ही काम नहीं कर रहा, तो उसके सेंसेस भी सही काम नहीं कर रहे और वो सोचें नहीं बना सकता, फिर वो एबनॉर्मल इंसान कहलाता है हमारी ज़िंदगी में। ठीक है, यहाँ तक बात। तो अगर किसी का फिजिकल ब्रेन सही काम कर रहा है तो वो सोच बना सकता है। तो सोच वो चीज़ है जो आपकी फिजिकल सेंसेस से जो डाटा आ रहा है उसकी बुनियाद पर जो आप ओपिनियंस या थॉट्स बनाते हैं उसको हम सोच कहते हैं। अगर आपके पास सोच है तो आप गौर कर सकते हैं, मुसलसल सोचने को गौर कहते हैं। कॉन्सेंट्रेटेड थिंकिंग इज कॉल्ड, कॉन्सेंट्रेशन भी जिसको हम कहते हैं, गौर व फिक्र। लेकिन अगर आपके पास सोच नहीं है तो गौर नहीं कर सकते। ऐसा नहीं हो सकता मैं गौर कर रहा हूँ लेकिन मेरे पास कोई सोच नहीं है। सोच है तो मैं गौर कर सकता हूँ, सोच प्लेटफॉर्म है, गौर भी कर सकते हैं। अच्छा, गौर के बाद फ़िक्र भी कर सकते हैं, जो गौर करें तो फ़िक्र भी कर सकते हैं। फिर ख्याल, ख्याल का ताल्लुक ना सोच से है, ना गौर से है, ना फ़िक्र से है। ख्याल आता है दिल के अंदर। अब ये एक अलग फिर नया फड्डा साइंस में शुरू हो जाता है, ये शऊर अभी तक मैं नहीं इसमें बात कर रहा हूँ। दिल में कैसे ख्याल आता है, इसकी मैं छोटी सी लॉजिकल दलील देता हूँ। साइंटिफिकली हम इसको बहुत डिटेल में भी डिस्कस कर सकते हैं कि जब आपको किसी से प्यार होता है ना तो वो दिल में फील होता है, अकल में फील नहीं होता। और ये सारे गाने, सारी मूवीज़, सारे आपने फसाने अफसाने सब सुने कि दिल जब आता है किसी पे तो सब बंदा अक्ल फ़हम खो देता है। तो क्या मतलब, इट इज़ पॉइंटिंग आउट कि दिल में ख्याल या फीलिंग्स आती हैं। तो जब दिल में ख्याल आता है वो अलग बात है, उसको इंटरप्रेट आप माइंड के थ्रू कर सकते हैं। मुझे इनसे, ये औलाद है मेरी, फ़र्ज़ करें उनसे प्यार हो मुझे, तो ये फीलिंग मुझे हार्ट में आ रही है, लेकिन जब ये प्यार को मैं रिफ्लेक्ट करूँगा तो मैं माइंड से इंटरप्रेट करूँगा। मुझे क्योंकि इनसे दिल से प्यार है, फीलिंग है, तो ये बिजली की तरफ जा रहा है, इनका हाथ करंट ना लग जाए, तो मैं लॉजिकली सोच रहा हूँ करंट ना लग जाए, इनको रोक लूँगा। यहाँ मेरा माइंड इंटरप्रेट कर रहा है अपने प्यार। तो ये एक अलग कन्फ्यूजन इंसान के अंदर होती है। यहाँ तक क्लियर है सारी बात। तो ये टर्मिनोलॉजीज़ को भी क्लियर रखिएगा, गौर, फिक्र, सोच, ख्याल। इंग्लिश में हम कहें थॉट, थिंकिंग कैपेसिटी, कंसंट्रेशन, और आपका क्या कहते हैं, इमेजिनेशन, ख्याल को हम कहें। शऊर इन सबसे बुलंद चीज़ है। अब मैं शऊर के टॉपिक को लेके हिस्ट्री में चलता हूँ।
जो अवेलेबल हमारे पास नॉलेज है ना, जो रिटन फॉर्म में मिलती है इंसान की, बुक्स की फॉर्म में हमें किसी भी इंसान की लिखी हुई किताबें मिल रही हैं, इट डेट बैक्स टू 5000 to 7000 ईयर्स फ्रॉम द डे एरिस्टोटल, सोक्रेट्स एंड प्लेटो जब दुनिया में मौजूद थे। इनकी पहली लिखी हुई किताबें जो हैं, कंप्लीट बुक्स, संस्कृत के अंदर दीवारों के ऊपर ग्रीक्स में जो साइंस बने हुए थे वो तो मिल रहे हैं इजिप्ट वगैरह में, वो भी 5-6 हज़ार साल पुराने। इससे पुराना कोई हमें राइटिंग्स नहीं मिलती। फिर हमें बिट्स एंड पीसेस मिलते हैं जिनको हम जमा करके थ्योरीज बना के डिड्यूस करके कार्बन डेटिंग करके बहुत सारी चीज़ें हम निकाल लेते हैं उसमें से। लेकिन जो हमारे पास असल लिखी हुई फॉर्म में जो हमें किताबें मिलती हैं वो 5 से 7 हज़ार साल पुरानी इंसानी तारीख में मिलती हैं। ये वो टाइम है जब अरस्तु, अफलातून, ये देखिए पहले लोग थे, इनको बाबाए फ़लसफ़ा भी कहा जाता है, ये फ़लसफ़ी कहा जाता है। क्यों फ़लसफ़ी कहा जाता है? यहाँ पे भी मैं कन्फ्यूजन दूर करता चलूँ। फ़िलासफ़र उसको कहते हैं, ये फ़िलासफ़ी जो वर्ड है, फ़िलो एंड सोफ़ी, इट्स ड्राइव फ्रॉम द वर्ड, ग्रीक वर्ड फ़िलोसॉफ़ी। फ़िलोसॉफ़ी का मतलब है लव ऑफ विजडम, किसी भी चीज़ की विजडम का आपको इश्क हो जाए। और विजडम किसको कहते हैं? व्हेन यू वांट टू नो समथिंग, जब आप कुछ जानना चाहते हैं एक आम फहम से बढ़कर, हिकमत कहते हैं उसको। दुनिया जानती है इस गिलास की हकीकत क्या है, लेकिन अगर मैं इस गिलास की हकीकत के ऊपर बरक्स यानी कि बियॉन्ड जाके चीज़ों को समझना शुरू कर दूँ तो मैं इसकी फ़िलासफ़ी को समझ रहा हूँ। इसीलिए जब आप डिग्री हासिल करने आते हैं यूनिवर्सिटी में तो PhD सबसे आखिरी डिग्री होती है कि आपका लेवल सबसे हाइट पे होता है। और PhD को लिखते भी उल्टा है, डॉक्टरेट ऑफ फिलोसफी नहीं लिखते, फिलोसफी ऑफ डॉक्टरेट लिखते हैं, PhD। तो हर चीज़ इन्वर्स हो जाती है फिलोसॉफिकल लेवल पे। जैसे मैंने हमेशा मिसाल देता हूँ कि आप कुर्सी पर बैठे हुए हैं या कुर्सी ने आपको अपने ऊपर बिठाया हुआ है, ये दोनों इन्वर्स पैटर्न भी बता दिए कि कुर्सी ने आपको अपने ऊपर भी बिठाया हुआ है। तो ये फिलॉसफी ऑफ दिस सिचुएशन है। तो बात ये फिलॉसफी क्या है, तो इनको फिलोसफर क्यों कहा गया? एरिस्टोटल, सोक्रेट्स और प्लेटो वगैरह को, इस टाइप के लोगों को 5000, ये दे वर द फर्स्ट पीपल जिन्होंने इंसान की एग्जिस्टेंस को क्वेश्चन किया कि हम क्यों हैं, हमारा वजूद है, तो ये वजूद क्या है, वजूद किसको कहते हैं, और अगर हम हैं तो कोई बनाने वाला है। दे वर द फर्स्ट पीपल जिन्होंने गॉड कॉन्सेप्ट दिया। रिलीजन वगैरह सब बहुत बाद में आए। क्रिश्चियनिटी तो 2000 साल पुराना है, इस्लाम 1400 साल पुराना है, बुद्धिज़्म ये 4000, 3000, जुडाइज़म 3000, ये सब 3, 4, 5 हज़ार साल पुराने हैं। और जो हमें जो रिलीजियस बुक्स के अंदर, कुरान में, बाइबल में जो हमें वाक़यात मिलते हैं पुराने अंबिया के, हज़रत नूह के, बहुत पुराने, उनकी कोई डेट लाइन हमारे पास नहीं, बस वाक़यात 1-2 मिलते हैं। तो पहला जो अपेरेंट क्वेश्चनिंग करने वाले लोग जो थे वो यही थे, फ़लसफ़ी। इसलिए इनको फ़लसफ़ी कहा गया। इन्होंने इंसान की एग्जिस्टेंस को बियॉन्ड कॉमन सेंस या ट्रेडिशनल फ्रेमवर्क देखा, तो उन्होंने बोला कि बनाने वाला है, गॉड कॉन्सेप्ट इन्होंने ऑन रिटन फॉर्म दिया। एक बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात इन्होंने जो क्वेश्चन की वो थी कॉन्शियसनेस, शऊर। उनका हमारा वजूद तो है, अब ये वजूद को समझें ये कैसा है, तो उसमें बड़ी कन्फ्यूजन आ रही है। हम हैं या ये चीज़ें हैं जो हमें नज़र आ रही हैं? क्या ये टिश्यू बॉक्स है इसलिए मुझे नज़र आ रहा है, या मैं देख रहा हूँ तो इसलिए वजूद में आ रहा है? अगर मेरी आंखें बंद हो जाती हैं तो ये भी गायब हो जाता है, आंखें खुलती नज़र आता है। तो अब ये कन्फ्यूजन है कि ये है तो मुझे नज़र आ रहा है, या मेरी आंखें खुल रही हैं तो ये इसका वजूद आ रहा है, ये सब ख्याल है या इमेजिनेशन है और ये मुझे नज़र आ रहा है अपेरेंटली, मैं इसको टच कर सकता। एक प्रॉब्लम ये उन्होंने क्वेश्चन सवाल किया कॉन्शियसनेस का, जो बेसिक्स था। दूसरा सवाल उन्होंने ये किया कि ठीक है ये एग्जिस्ट करता है नहीं करता, ये मुझे नज़र कैसे आता है? आँख को स्टडी करो तो आँख के जो लेंसेज हैं वो इन्वर्स लगे हुए हैं, यानी कि जो हमें सीधा नज़र आ रहा है वो एक्चुअली उल्टा है। तो क्या ये एक्चुअली उल्टा है? क्या दुनिया फिजिकली एग्जिस्ट करती है? ये बहस चल रही है पिछले 7000 साल से, कॉन्शियसनेस स्टडीज़ इसको हम कहते हैं। दुनिया में इस वक्त जगह जगह जर्नल्स लिखे जाते हैं इसको, और ये बहस एरिस्टोटल और उस वक्त से चली, मज़ाहिब में भी रही, मज़हब ने भी इसको टारगेट किया, एड्रेस किया। अप टिल द डे आइंस्टाइन साहब ने भी इस पर डिस्कशन की। बड़ी मशहूर कन्वर्सेशन कही जाती है, अगर आप नेट पे जाके सर्च करें, आइंस्टाइन मीटिंग रविंद्रनाथ टैगोर, एक इंडियन सूफी लाइक सेंट लाइक पर्सन था, बड़ा इनलाइटेंड शख्स था, उसकी गुफ्तगू मौजूद है आइंस्टाइन। तो आइंस्टाइन से जब मिला तो उन दोनों की भी यही बहस हुई। उसने कहा कि जी चीज़ों की जो हकीकत है, यूनिवर्स की एग्जिस्टेंस है, वो इनर सेल्फ को आप एक्सप्लोर करें समझ में आएगा। आइंस्टाइन ने कहा मैं नहीं मानता। आइंस्टाइन ने कहा आप कह रहे हैं कि हर चीज़ इनर सेल्फ से एक्सप्लोर की जा सकती है और उसके वजूद का रिलेटिवली एग्जिस्टेंस है, यानी कि वो एग्जिस्ट करती है, रिलेटिव है, आप ये कह रहे हैं रविंद्र। आइंस्टाइन ने कहा एक कमरे में एक टेबल रखी है, उस कमरे को कोई नहीं देख रहा और कमरा बंद है, टेबल तो तब भी एग्जिस्ट कर रही है हमारे नॉलेज के मुताबिक, तो फिर ये कहाँ से आ गई? मतलब हर चीज़ एग्जिस्ट करती है। आइंस्टाइन ने कहा हर चीज़ का ठोस वजूद है,
रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा ठोस वजूद नहीं है, रिलेटिव वजूद है। तो फिर बात ख़त्म यहाँ पे हुई कि भाई ये आपका शऊरी एंगल है चीज़ों को देखने का, ये मेरा शऊरी एंगल है। डिस्कशन ओवर हो गई 2-2.5 घंटे की। तो कहने का मकसद है कि फ्रॉम हिस्ट्री के अंदर डे 1 एरिस्टोटल, अरस्तु, सुकरात, अफलातून से लेकर आइंस्टाइन तक और एंड इवन टुडे दुनिया में बहुत बड़े बड़े इंटरनेशनल कॉन्शियसनेस जर्नल निकलते हैं जिसमें हर कोई अपना रुख बताता है। तो इस पूरे प्रॉब्लम के अंदर मैं भी कहीं खड़ा हो गया आके पाकिस्तान के अंदर से। मुझे पिछले 5 साल से मैं इस पर रिसर्च करने लगा। मेरी ज़िंदगी के मामला कुछ ऐसे गुजरे तो आई केम अप टू दिस लेवल कि मुझे बड़ी प्रॉब्लम होने लगी कि यार ये शऊर क्या चीज़ है, मेरा वजूद क्या है। और फिर यही सवाल मुझे सारे आए जो मैंने आपको बयान किए। तो फिर मैंने रिसर्च करना शुरू की। तो फिर एक प्रॉब्लम वही आई कि अबे मैं शऊर को समझ रहा हूँ, मैं खुद भी तो एक शऊर रखता हूँ, तो क्या ये शऊर मुझे अपने आप को समझने देगा? एक बड़ी कन्फ्यूजन है। मैं गिलास के अंदर रहते हुए गिलास को समझ रहा हूँ और मैं ही गिलास हूँ। अजीब सी कन्फ्यूजन। तो फिर जब इन प्रोसेस से गुजरे, रिसर्च की डिफरेंट एस्पेक्ट्स में, जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया, मैंने फ़िलासफ़ी पढ़ी, मैंने रिलीजन्स को स्टडी किया, मैंने साइंस को स्टडी किया। मोबाइल्स प्लीज़ शट ऑफ कर दे बेटा। मैंने स्पिरिचुअलिटी के सारे एस्पेक्ट को स्टडी किया, तो कहीं जवाब नहीं मिल पा रहा था कन्फ्यूजन। तो स्पिरिचुअलिटी ने बड़ा सा हेल्प आउट किया, जिसमें जिनको हम सूफीज़ एंड सेठ, उन्होंने जो लिखा है वो बड़ा तमीज़ का लिखा था, इम्प्रेसिव। मैं ही नहीं कह रहा वो 100% सही है, लेकिन ज़्यादा हेल्प उससे मिलती है। लेकिन इट डजंट मीन कि बाकी सब नहीं पढ़ो, सब पढ़ के ही कुछ समझ में आएगा। तो बहरहाल फिर मैं यहाँ तक पहुँचा, मैंने एक थ्योरी डिड्यूस की, थ्योरी ऑफ कॉन्शियसनेस, जो मेरा एंगल है चीज़ों को देखने का, कॉन्शियसनेस या शऊर के मामले में। यहाँ तक क्लियर है बात? इम्पॉर्टेंट पॉइंट इस लेवल पे आके, शऊर ऐसी चीज़ है, मैं अभी तक ये नहीं बता रहा शऊर क्या है, मैं उसकी प्री रिक्विजिट बताऊँ। शऊर ऐसी चीज़ है जिसके बगैर आपकी ज़िंदगी या आपका जीना जो फजूल है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट या ऑब्जेक्ट ऑफ योर एग्जिस्टेंस इज़ योर कॉन्शियसनेस। अगर आपने इसको नहीं समझा पूरी ज़िंदगी में, इस पर एफर्ट नहीं लगाया, इसको टेम नहीं किया, काबू नहीं किया, ओवरकम नहीं किया इसकी अंडरस्टैंडिंग को, तो रिजल्ट क्या है? जो आपके सामने जो लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बेशऊरी ज़िंदगी, कचरा ज़िंदगी, अपने ऊपर जुल्म कर रहे हैं, परेशान हैं, रो रहे हैं, गिले में, शिकवा में, जुल्म, अपने ऊपर जुल्म कर रहे हैं। क्यों? दे डू नॉट अंडरस्टैंड हाउ देयर कॉन्शियसनेस वर्क। और आपकी जो ओवरऑल एग्जिस्टेंस है, इनके फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल, तीनों रुख से आपकी एग्जिस्टेंस, उसका तीनों का जो क्यूमुलेटिव या इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो शऊर है। यहाँ तक क्लियर है? अब मैं शऊर को एक्सप्लेन करना शुरू करता हूँ। अपने ज़ाती रुख से भी एक्सप्लेन कर दूंगा एंड में, लेकिन आई डोंट बिलीव कि मैं सिर्फ अपना रुख बताऊँ। मेरा रुख कोई आखिर तो नहीं है, वो एक इट्स अ नेल इन द पैग या पैग इन द होल सिनेरियो। मैं बाकी सबका ही बताऊँ। तो बेसिक्स शुरू हुई। अब वापस आता है, एरिस्टोटल और सॉक्रेट्स ने बोला जी अच्छा जी हम एग्जिस्ट करते हैं, तो ये तो बात समझ में आ रही है, डिड्यूस किया उन्होंने फिलोसॉफिकली कि एग्जिस्ट करते हैं तो बनाने वाला कोई है। अब ये बनाने वाला कौन है? उसने हमें क्यों बनाया है? तो ये सारे सवाल खड़े, हम यहाँ क्यों आए हैं दुनिया में, मकसद वजूद क्या है, वजूद रिलेटिव है या हम क्या एक्चुअली एग्जिस्ट करते हैं या एक ख्याल की तरह तख़य्युल है ये पूरी यूनिवर्स और हम लोग। ये क्वेश्चंस खड़े हुए, आगे बढ़ते गए। उनको यकीन आ गया कि यार ये बात तो समझ में बनाने वाला कोई है। जब उन्होंने ये आवाज़ रेज़ की, एक को जहर खिलाया, एक को फांसी लगाई, एक को पागल मार मार के बुरता कर दिया, उनको मर गए। उन्होंने बुक्स वगैरह कुछ लिखी, उन्होंने सारे पॉइंट्स लिखे जो आप पढ़ सकते हैं, सबकी बुक्स अवेलेबल है। ये तो था बेसिक प्रिमिटिव फिलोसफर्स का अप्रोच, लेकिन ये ख्याल बड़ा पॉलिश नहीं था। फिर मिडीवियल एजेस आई, रिलीजन्स आए, बात बहस होती रही, चलती रही। तो जब रिलीजन्स आए तो उनका भी यही टेक था, अगर उसको हम शऊरी एंगल से देखें तो रिलीजन का भी यही टेक था कि अपने शऊर को यूनानिमसली फोकस कर लो एक क्रिएटर की तरफ, तो तुम्हारी मिजरीज लाइफ की ख़त्म हो जाएंगी। 25 गॉड्स को मत पूजो, ये शऊरी एंगल था रिलीजन का। वक्त गुजरता गया, रिसेंटली अप टिल नाउ मैं जंप करता हूँ तेजी से रिसेंट हिस्ट्री के अंदर, मिडीवियल एजेस के अंदर लोगों का जो शऊरी एंगल था वो बड़ा स्पिरिचुअल था। लोग कहते थे कि 3 रुख हैं इंसान के, माइंड, बॉडी एंड सोल, जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था। ये तीनों रुख जब एक्यूमुलेट होते हैं तो शऊर बनता है इंसान का। और हमें ज़िंदगी को इसी तरह अप्रोच, बहुत सारी चीज़ें फिजिकल रेल्म में है, बहुत सारी चीज़ें स्पिरिचुअल रेल्म में, बहुत सारी चीज़ें मेंटल रेल्म में। हमें तीनों रुख से चीज़ों को देखना है और बाशऊर इंसान बन के गुजरना है। अनटिल लास्ट सेंचुरी जब मटेरियल साइंस ने स्ट्रेंथ पकड़ना शुरू की। क्यों पकड़ना शुरू की? जब मिडीवियल एजेस तक, यानी कि 150 साल पहले तक, लोगों को
ये अचीव नहीं कर पा रहे थे लोग, माइंड बॉडी एंड सोल की हार्मनी, ये परफेक्शन अचीव नहीं कर पा रहे थे, तो फ्रस्ट्रेट होके उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, ये मामला हल नहीं हो रहा, एक रुख को पकड़ के देखते हैं, सिर्फ मटेरियल को पकड़ के देखो, रूह कुछ नहीं, यूनिवर्स सब मटेरियल नजर आ रही है, साइंस पनपने लगी, नॉलेज बढ़ने लगी, टेक्नोलॉजी बढ़, तो उन्होंने मटेरियलिज्म को पकड़ लिया। आज के दौर में पिछले 100 साल से लेकर अब तक हर चीज़ को मटेरियल रियलिटी के तौर पर देखा जाता है, जिसको हम मटेरियल साइंस कहते हैं। स्पिरिचुअल रियलिटीज, रिलीजियस बहुत पीछे रहते जा रहे हैं। आज अगर देखा जाए दुनिया में मटेरियल साइंस का बोलबाला है, तो वो जब मटेरियल साइंस का बोलबाला है तो वो हर हकीकत को भी मटेरियल साइंस से समझने की कोशिश करते हैं। एज अ रिजल्ट वो शऊर को भी मटेरियल साइंस से समझने की कोशिश करते हैं। तो अब आती है मेडिकल साइंस। अब हम मेडिकल साइंस में पहले कूदते हैं। अब हम शऊर को समझेंगे चारों रुख से, साइंस, रिलीजन, फिलॉसफी एंड स्पिरिचुअलिटी। तो हमारा पैकेज कंप्लीट होगा। शऊर क्या है? मटेरियल साइंस, मेडिकल साइंस कहती है कि हर चीज़ मटेरियल, फिजिकल बॉडी यही आपकी रियलिटी की, रूह कोई चीज़ नहीं होता। तो अब शऊर को भी इसी से समझाना है। तो किसी भी मेडिकल डॉक्टर या साइंटिस्ट से पूछेंगे व्हाट इज़ माइंड, शऊर तो बहुत बड़ी चीज़ है, हम माइंड से पहले आते हैं। किसी भी मटेरियल डॉक्टर से, साइंटिस्ट से, मेडिकल डॉक्टर से पूछेंगे कि व्हाट इज़ माइंड, तो पता है क्या जवाब देगा? वो कहेगा वर्किंग ऑफ ब्रेन इज कॉल्ड माइंड। ये जो फिजिकल ब्रेन है जब ये काम करता है, उसका जो आउटपुट आता है वो माइंड कहलाता है। तो अब उससे मुझे माइंड एग्जिस्ट कहाँ करता है? फिजिकली नहीं, एग्जिस्ट नहीं। जिस तरह आप एक चीज़ थ्रो करते हो उसका रिजल्ट, वो पावर आती है, इफेक्ट आता है, इसी तरह जब ब्रेन काम करता है उसका जो इफेक्ट आता है उसको हम माइंड कहते हैं, जिसको आप कॉन्शियसनेस वॉन्शियसनेस कह रहे हो। बस यही है जो कुछ भी। और सारी इंपॉर्टेंस फिजिकल ब्रेन है। और जो आपकी माइंड में मेमोरीज होती है वो भी फिजिकल ब्रेन में सेल की शक्ल में, डाटा की शक्ल में स्टोर होती हैं। उनको आप यहाँ पर टेक्नोलॉजी हम पॉइंट आउट नहीं कर सकते, लेकिन वो इसी ब्रेन में होती हैं। और अगर किसी का ब्रेन डिसमेंटल्ड है या डिस्टर्ब्ड है या ख़राब है, किसी भी लेवल से केमिकल लोचा है उसके अंदर, तो वो काम नहीं करेगा उसका माइंड। ये मेडिकल साइंस कहती है। चलिए, अब मैं जब भी कॉन्फ्रेंस में जाता हूँ इसी में हमारी डिस्कशन भी होती है। ये तो मेडिकल साइंस ने कहा। तो कॉन्शियसनेस कोई चीज़ नहीं है, कॉन्शियस ये माइंड ही कॉन्शियसनेस, ये मेडिकल। अब आप आते हैं मेडिकल साइंस की दूसरी ब्रांच साइकोलॉजी की तरफ। साइकोलॉजी कहती है जो वर्किंग ऑफ ब्रेन इज कॉल्ड माइंड है ना, ये जो माइंड है इसके 3 ग्रुपिंग है, 3 एस्पेक्ट हैं, 3 पोजिशनिंग है, 3 लेवल्स हैं, 3 स्टेट्स हैं। क्या 3 स्टेट्स हैं? इस माइंड को हम 3 स्टेट में डिवाइड कर देते हैं। एक स्टेट कहलाती है कॉन्शियसनेस, यानी कि जिस शऊरी कैफियत में आप बैठे हुए हैं, आपके अगर 5 सेंसेस इंटैक्ट हैं, आपको हर हार्ड एंड सॉफ्ट चीज़ फील हो रही है, आपको स्मेल आ रही है, आपको टेस्ट आ रहा है, आपकी सेंस ऑफ हियरिंग एंड साइट इंटैक्ट, ये 5 सेंसेस इंटैक्ट हैं और आप इनसे डाटा ले रहे हैं और आप गिलास को गिलास बोल रहे हैं, इंसान को इंसान, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह बिहेव कर रहे हैं, तो आप एक कॉन्शियस इंसान है, कॉन्शियसनेस में आप जी रहे हैं। और जो कुछ भी आप हमेशा पीछे सीखते गए, आपकी पास्ट लाइफ जो है उससे जो भी आपने डाटा लिया, जो मैंने बताया परसेप्चुअल फ्रेमवर्क आपका, वो आपका सबकॉन्शियस है। और आप हर वक्त अपने सबकॉन्शियस का जो डाटा है उसकी बुनियाद के ऊपर कॉन्शियसनेस में रह रहे होते हैं, एक कॉन्शियस इंसान की तरह रह रहे होते हैं। और सबकॉन्शियस और कॉन्शियस का कंबाइंड कलेक्टिव डाटा जो है उसको लेके अपना सुपर कॉन्शियस अप्रोच कर रहे होते हैं, यानी कि अपना फ्यूचर अप्रोच कर रहे होते हैं। कॉन्शियस इज प्रेजेंट, सबकॉन्शियस इज पास्ट एंड सुपर कॉन्शियस इज फ्यूचर। ये साइकोलॉजी बात कर रही है। आप जाके सर्च कर लिए, बाबा साइकोलॉजी, सिगमंड फ्रॉइड भी वो उसको अलग कहते हैं, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस एंड नॉन कॉन्शियस, वो उसको इस तरह बोलते हैं। तमाम मेडिकल साइंस यहाँ पे आके इसके बाद पंक्चर हो जाती है, इसके आगे कुछ नहीं बोल सकते। अब यहाँ पे हम बहुत सारे क्वेश्चंस जो है अपार्ट फ्रॉम मेडिकल साइंस या मटेरियल साइंस में बहुत सारे सवाल खड़े कर सकता हूँ कि अगर यही चीज़ है बस कॉन्शियसनेस, तो कौन है वो लोग जो फ्यूचर देख के बता रहे हैं? तो उसका वो इतना जवाब दे भाई, ये वो लोग हैं जिनका कॉन्शियसनेस बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होता है, तो वो चीज़ों को प्रोबेबिलिस्टिकली पिक करने लगते हैं और वो तुक्के यानी कि कोइंसिडेंटली बता देते हैं बातें। आप उनको बोले भाई बड़ा अच्छे कोइंसिडेंस चल रहे हैं। मैंने रात को ख्वाब में देखा सुबह के एक ब्लू कलर की गाड़ी आई, उसका नंबर था J5555। उसने एक साइकिल वाले को मारा, साइकिल वाला ब्लू कलर का कुर्ता शलवार पहना हुआ था। और मैंने जब घड़ी में देखा है तो 8:55 हो रहे थे। सही है जी, मैंने ख्वाब में देखा। सुबह उठा, मुँह हाथ धोया, नौकरी के लिए निकला, 7:40 पर, 7:55 पे स्टॉप पे पहुंचा, देखा ब्लू गाड़ी आई, J555 नंबर था, साइकिल वाले को मारा, उसने ब्लू कलर के कपड़े पहने, तो मैंने घड़ी में देखा 7:55 हो रहा है। अब क्या बोलेगी साइंस? साइंस कहती है कोइंसिडेंस, बस यहाँ बोल के चुप हो जाती। तो मैं क्वेश्चन मार्क भी खड़े करते जा रहा हूँ कॉन्शियसनेस को, ताकि मैं एक्सपैंड करूँ बाद में ब्रॉडर टर्मिनोलॉजीज के अंदर, उसका बड़ा पिक्चर आपको दे सकूँ। तो अच्छा, फिर
साइकोलॉजी बोलती है कॉन्शियस है, सब कॉन्शियस है, सुपर कॉन्शियस है। फिर उसमें वो फर्दर ब्रेकअप्स निकल, अल्ट्रा कॉन्शियस, इमीडिएट कॉन्शियस, सुपरा कॉन्शियस, एबनॉर्मल कॉन्शियस, वो टाइप्स डिफरेंट निकाल लेते हैं। यहाँ तक इससे बात निकल, ये तो रहे मेडिकल साइंस। अब हम आते हैं रिलीजन के ऊपर। रिलीजन इसमें बिट्स एंड पीसेस में बात करते हैं। मैं सारे रिलीजन्स को इनकलकेट करूँगा, स्पेसिफिकली टारगेटिंग इस्लाम बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ अस आर मुस्लिम हो रही है, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन्स। रिलीजन्स इस पर डायरेक्ट बात नहीं करते, उसकी इंपॉर्टेंस पे एम्फेसाइज नहीं करते जिस तरह मैंने किया। उसकी वजह ये कि रिलीजन जानता है कि ये समझना इतना मुश्किल है कि हर बंदे की बस की, हमने डिज़ाइन नहीं किया ह्यूमन को इस तरह, हर कोई नहीं समझ पाएगा। तो रिलीजन ने इंस्टेड कि तुम अपना कॉन्शियस समझो ना समझो, अकल के चीते हो ना हो, फहम के चीते हो ना हो, ये चीती हो ना हो, प्रोसेस बता दिया आसान। इट्स लाइक डूइंग समथिंग इन द वर्ल्ड। इस मोबाइल को ऑपरेट करना मुझे, अब हर इंसान तो मोबाइल का एक्सपर्ट इंजीनियर तो नहीं है, उस लेवल पे नहीं समझेगा जिस लेवल पे। तो बेसिक प्रोसीजर्स स्टैंडर्ड लिख के दे दी, भाई इस मोबाइल को ऐसे करो, सेंड बटन दबाओ, बैक दबाओ, ये बेसिक फीचर तो सब समझ सकते हो आप। तो रिलीजन भी इसी तरह कि डिटेल में जाओ ना जाओ वो आपकी चॉइस है। अगर आप पढ़ना चाहो, इंजीनियर बनना चाहो, लेकिन बेसिक स्टेप्स रिलीजन है, ये फॉलो करो और मामला हो जाए। इशारे दे दिए रिलीजन ने कॉन्शियसनेस के ऊपर। मिसाल मैं कुरान कोट कर देता हूँ, और हमने पत्थर को भी शऊर बख्शा है। अब मेडिकल साइंस के मुँह पे तमाचा है बहुत बड़ा ये तो। अगर वो रिलीजन को कोई घास डाले, जो कि डालते नहीं है वो लोग, कि वो तो कह रहे हैं पत्थर को भी अंदर भी शऊर है। रिलीजन तो कह रहा है दुनिया भी शऊर रखती है। मैं और एग्जाम्पल कोट कर दूँ, हमने कहा कि इस कुरान को कौन जिम्मेदारी उठाता है इसको अपने ऊपर उतारने की, तो पहाड़ों ने कहा तो सॉरी हम नहीं उठा सकते ये जिम्मेदारी। पहाड़ क्यों कह रहे हो, कैसे कह रहे हैं भाई पहाड़? उनको ये शऊर था कि हम ये एनर्जी बर्दाश्त नहीं, तभी तो कह रहे हो। हमने आसमानों से कहा, उन्होंने कहा सॉरी। हमने कायनात को कहा हो जा कुन, और हो गई। मतलब आप बोलिए इस टिश्यू पेपर को उड़ जा, उड़े। कायनात के बाद शऊर था तो हुक्म मान लिया ना उसने। तो इस तरह इशारे दे रहा है रिलीजन। और नॉट इवन इन इस्लामिक स्क्रिप्चर्स, जो आपकी क्रिश्चियनिटी के बाइबल है, टोरा है, सारी जो जितने भी, इवन आपने सुना होगा बड़ा नेगेटिव प्रेजेंट किया जाता है एक मज़हब कबाला, कैबलिस्टिक टीचिंग्स, उसको भी मैंने स्टडी किया है। उसमें भी ये सारा चीज़ें बताई गई। उसकी नेगेटिव प्रोजेक्शन और वो अलग बात है, जो उसमें नेगेटिविटी अप्लाई कर रहे हैं वो एक अलग डिबेट। लेकिन उस तक में भी हर मज़हब में इन एस्पेक्ट को हिंट किया गया है। अच्छा, हम लोग क्योंकि इंसान है अपने लॉजिकल थिंकिंग से जीते हैं, हमारा बड़ा स्ट्रेट लीनियर लॉजिकल थिंकिंग। हम कहते नहीं, हमें हर रिलीजियस स्क्रिप्चर जो है ना ऐसे बताया जैसे मैं बैठ के अभी बता रहा हूँ कि देखिए जी शऊर की डेफिनेशन ये है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ये हैं, उसकी शॉर्टकमिंग ये, ये एक शऊर हो गया। फिर अगला चैप्टर रिलीजन में, रिलीजियस बुक के अंदर आया ह्यूमन, हर चीज़ की एक डिक्शनरी बना के दे दे रिलीजन आपको। नहीं, दिस इज़ नॉट हाउ इट थिंग्स वर्क, दिस इज़ नॉट हाउ लॉजिक वर्क, दिस इज़ नॉट हाउ सिस्टम वर्क्स। ये हमें समझना चाहिए। सिस्टम मोहताज नहीं है, हम मोहताज है सिस्टम। यहाँ तक बात क्लियर है। तो कुरान में बहुत सारे हिंट दिए गए, दूसरे रिलीजियस स्क्रिप्चर में हिंट दिए हैं। रिलीजन एक और एंगल से शऊर को देखता है। जब रूह, ये स्पिरिट इस बॉडी के अंदर पेनिट्रेट करती है, जब बचपन में आप छोटे पैदा होके बड़े होते आते हैं, द मोमेंट योर स्पिरिट पेनिट्रेट्स इन योर बॉडी एंड यू स्टार्ट ग्रोइंग अप इन दिस वर्ल्ड, तो ये एक साइमल्टेनियस प्रोसेस होता है, इनके साथ साथ एक प्रोसेस होता है कि आपका जिस्म जिसे ग्रो कर रहा है, आपका शऊर भी ग्रो कर रहा होता है। उसकी ग्रोथ सब्जेक्टेड है विद योर फिजिकल ग्रोथ इन दिस वर्ल्ड। नॉट नेसेसरी हर केस में हो, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं बड़े होते हैं शऊर ग्रो नहीं करता, वो अलग उनकी कॉन्सिक्वेंसेज, उसकी अलग हिकमत होती है बनाने वाली, लेकिन इन जनरल ऐसा ही होता है। तो जैसी रूह आपकी जिस्म से इंटरेक्ट करती है, तो जो इंटरेक्शन पॉइंट होता है, जो रियलाइजेशन पॉइंट होता है, उसको मज़हब शऊर कहता है। ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आती है। जैसे ही आपकी रूह आपकी जिस्म से इंटरेक्ट करती है, बच्चा जो होता है ना उसका भी एक शऊर होता है, निक्का सा शऊर होता है, नन्ना सा, मुझे टॉफ़ी चाहिए, मुझे नींद आ रही है, मुझे वॉशरूम जाना है, बस यही उसका शऊर होता है। अब इसमें प्रॉब्लम होती है, आप लोग बोलेंगे अच्छा जिस्म रूह से इंटरेक्ट करता है वो शऊर कहलाता है, लेकिन हर इंसान तो एक जैसे शऊर का नहीं होता। उसका जवाब मैं दे देता हूँ, वो क्या प्रोसेस है। रिलीजन कहता है उसको इनडायरेक्टली भी कहता है और पूरे टोटलिटी में भी समझा रहा है, लेकिन हम लोग उसको उस तरह समझते नहीं। हमारी बदबख्ती और हमारी अक्ल फहम, जो हमने निक्की सी अकल से उतनी बड़ी बात समझने की कोशिश की तो तबाही मचा ली। सूफिया ने ये बात समझाने की कोशिश की रिलीजन की। मैं वो बताता हूँ क्या कह रहे हैं
जैसी रूह जिस्म से इंटरेक्ट करता है तो वो जो इंटरेक्शन पॉइंट होता है ना, वो जो रियलाइजेशन पॉइंट होता है, वो शऊर जन्म उसने पैदा हो गया शऊर, लेकिन वो शऊर अभी बहुत इमेच्योर है, बहुत नाजुक है, बहुत अनडेवलप्ड है। क्या कहलाएगा वो? ख्वाहिशात। जब वो अनडेवलप्ड होगा, नाजुक मासूम सा, क्या ख्वाहिशात? मुझे खाना चाहिए, मुझे पीना चाहिए, मुझे सोना चाहिए। बच्चा यही करता है। और बच्चा ये बोलता है मुझे जी फरारी में राइड चाहिए, मुझे जी फ़लाँ चीज़ चाहिए, मुझे फ़लाँ रेस्टोरेंट जाना है। वो उसको नहीं पता होता, छोटा सा बच्चा, 1-2 साल का। अब जैसे ही वो बच्चा डेवलप होता है, वो शऊर इस बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है, इस बॉडी की कॉन्सिक्वेंसेस हैं, उनको अंदर इन्वॉल्व होना शुरू होता है, जिसको हम नफ्स कहना शुरू कर देते हैं। तो वो ख्वाहिशात से ज़रा सा ऊपर जाता है तो उसके जज्बात भी बेजार हो जाना शुरू हो जाते हैं, इमोशंस एक्टिवेट होते हैं। उसको जज्बात कहते हैं, शऊर के दूसरे दर्जे को। मैं बता रहा हूँ आपको, ये शऊर है जो नीचे से ऊपर तक तरफ चल रहा है। मैं उसको शऊर कह रहा हूँ, लेकिन उसकी एक्चुअल नेम्स भी बताते जा रहा हूँ, किस स्टेज पे उसको क्या नाम हम दे रहे हैं। तो अब वो बच्चा 6, 5, 7 साल का हो गया इंसान। अब उसकी ख्वाहिशात भी हैं और उसके जज्बात भी हैं। ख्वाहिशात क्या? खाना है, पीना है, सोना है, वॉशरूम जाना है, हाजात। और जज्बात क्या है? अम्मी ने डांट दिया, मैं नाराज़ हो गया। अम्मी ने प्यार किया, मैं खुश हो गया। भाई ने छीन लिया, मैं गुस्सा हो गया। ये सब इमोशनल रिस्पॉन्सेज हैं। अब वो इन ख्वाहिशात और जज्बात के परम्यूटेशंस यानी कि मल्टीप्लिकेशन, उनके पैरामीटर्स बनाता जाता है, सोचे बनाता जाता है, उनके ऊपर ओपिनियन, वो सारा अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करता जाता है। ये शऊर बिल्डअप हो रहा है। फिर वो जैसी प्यूबर्टी पे पहुंचता है, यानी कि अडल्टहुड पे पहुंचता है, ख़वातीन लड़कियों औरतों में 13-14 साल, लड़कों में 16-15-16 साल, तो उसकी ख्वाहिशात की एक थर्ड सेंस भी एक्टिवेट हो जाती है, सेक्स डिज़ायर्स बॉडी की। अब ख्वाहिशात और जज्बात पीक पे। जैसी वो 18-20-22 साल बॉडी की एक फ़िज़िकल मेच्योरिटी क्रॉस करता है, तो उसका थर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाता है, जिसको हम कहते हैं एहसासात, लॉजिकल इंटेलेक्ट। अब वो लॉजिक लगाने लगता है, जिसके पास पैसा ज़्यादा है वो ज़्यादा कामयाब है। मकसद ये कामयाब इंसानों में पैसा कमाए, अच्छी जॉब कर लूँ, ज़्यादा पढ़ाई कर लूँ, डिग्री हासिल कर लूँ, सारी लॉजिक्स आने लग जाती है, जिसको हम एहसासात कहते हैं। तो अब वो एक 3 टियर या 3 लेयर्स का मजमुआ हो गया उसका शऊर, ख्वाहिशात, जज्बात और एहसासात। ये रिलीजियस एंगल है, मैं बता रहा हूँ, साइंस इस तरह नहीं देख रही चीज़ों को। और मैच्योर हुआ। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ी सी एक, हम काफ़ी आगे आ गए, यहाँ पे तो बहुत सारे लोग, लाखों करोड़ों अरबों लोग दुनिया में जिंदा हैं। अब ज़रा अपने इर्द गिर्द नज़र उठा के देखें। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इन 3 लेवल तक अचीव करते हैं। ये बेसिक तो 3 लेवल तकरीबन सभी अचीव करते हैं किसी हद तक, लेकिन बहुत सारे होते हैं वो 3 भी नहीं करते। कुछ लोग आपको ख्वाहिशात पे नजर आएंगे ज़िंदगी भर, खा खा के सांड हो रहे होंगे। सोना उनकी ज़िंदगी का मकसद होगा, सेक्सुअल डिज़ायर्स उनकी सिर्फ ज़िंदगी का मकसद होगा, आराम उनको सिर्फ चाहिए होगा, जज्बात से फारिग होंगे, एहसासात से फारिग होंगे, जानवर की ज़िंदगी गुजारेंगे। क्योंकि जब इंसान का शऊर ख्वाहिशात के लेवल पे होता है, फर्स्ट लेवल पे होता है, डिज़ायर्स पे, तो वो इक्वल टू एनिमल होता है। क्योंकि हर एनिमल के अंदर भी बेसिक यही इंस्टिंक्ट होती है। एनिमल का शऊर बस इतना ही अनलॉक होता है, दरख्तों का उससे भी कम होता है। इस पर भी हम आएंगे बाद में कि ये सब क्यों होता है। यहाँ तक समझ में आ रही मेरी बात आप लोग? मैं कोशिश करूँ जितना आसान और उसको तरीके से बयान कर सकूँ। तो आपको बहुत सारे लोग नज़र आएंगे वो सिर्फ ख्वाहिशात में फंसे होंगे। बहुत सारे लोग ऐसे नज़र आएंगे जो ख्वाहिशात से थोड़ा बेहतर होकर जज्बाती होंगे। ऐसे बहुत सारे लोग आपके ख़ानदान में इर्द गिर्द होंगे, हर चीज़ में जज्बाती। हाय मेरा बच्चा, हाय मेरी बहन, हाय मेरा भाई, हाय मेरी घर, ज़िंदगी का मकसद है फैमिली को आगे पहुँचाना। उनकी हर ज़िंदगी के मकासद सर्कल अराउंड करते होंगे जज्बात के। अच्छा, बहुत सारे लोग आपको दुनिया में ऐसे मिलेंगे जो एहसासात की दुनिया में रहते होंगे। एहसासात वाला नहीं कि मुझे इसकी तकलीफ़ का एहसास है, ये सब बातें वो बेसिक करेंगे, लेकिन उनका ओवरऑल जो मकसद हयात नज़र आता होगा वो होता होगा लॉजिक। मैं बहुत इल्म वाला बन जाऊँ, मैं बहुत पैसे वाला बन जाऊँ, मैं पावर इसी में ही है, मैं वज़ीर आज़म बन जाऊँ, मेरी लाइफ के अचीवमेंट यही कि मैं सक्सेसफुल आदमी बन जाऊँ, मैं जॉब अच्छी मिल जाए, मैं PhD कर लूँ, डिग्री कर लूँ। उनकी हर ज़िंदगी का जो अमल होगा उसका कलेक्टिव मजमूई जो आउटकम नज़र आ रहा होगा आपको, वो होगा एहसासी लेवल पे। फ़र्ज़ करें कोई इंसान इन तीनों चीज़ों से बुलंद होता चला गया, यानी कि उसको समझता गया इन चीज़ों को और बुलंद हो गया, तो वो कहाँ पहुँचेगा? एहसासात की दुनिया में। इंसानियत, अब्दुल सत्तार रेदी जैसे लोग, मदर टेरेसा जैसे, वो कहेंगे यार सही है, ख्वाहिशात सबकी बराबर है, एहसासात जज्बात सबके बराबर हैं, लेकिन सब इंसान है, वी आर इक्वल। कोई रिलीजन कोई भी फॉलो करो, लेकिन इंसान तो हो ना। तो हर इंसान को बेसिक नीड्स, ख्वाहिशात, जज्बात, एहसासात पूरी होनी चाहिए उसकी, तो वो सारे काम करेंगे इंसानियत के लिए। ये लोग
जज्बात, ख्वाहिशात और या एहसासात में रहने वाले लोगों से कदरे बहुत बेहतर लोग होते हैं, इनका शऊर बहुत बुलंद होता है। और आपको आप समझ में आ रही है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि ऐसे लोग जो होते हैं बाशऊर कहते हैं आप उनको, ये मदर टेरेसा क्या ज़बरदस्त खातून, क्या ज़बरदस्त अब्दुल सत्तार है, इस तरह के जितने भी लोग होंगे आप उनको अच्छा इसलिए लगते हैं आपको क्योंकि बाशऊर नज़र आ रहे होते हैं, वो बहुत सेंसिबली बिहेव कर रहे हो। अच्छा फ़र्ज़ करें कोई इंसान ख्वाहिशात, जज्बात, एहसासात और इंसानियत के दर्जे से भी बुलंद हो गया, उसको इतना इल्म, उतना शऊर उसका बेदार होता चला गया कि वो इस लेवल से भी ऊपर चला गया। अब वो इंटर होगा रूहानियत के शऊर के अंदर, रूहानी प्लेन के अंदर। अब उसकी रूह बेदार होने लगेगी, अब उसका शऊर जो है वो रूहानी होने लगेगा। क्या मतलब हुआ? उसको गैबी चीज़ें नजर आने लग जाएंगी, उसको अनसीन फिनोमेना समझ में आने लग जाएंगे, उसको अनसीन जो रियलिटीज़ हैं वो नज़र आएंगी। मिसाल के तौर पे कोई इंसान इंसानियत से भी ऊपर निकल गया तो वो ये फ़ौरन पिक करने लगेगा कि ये इंसान इस वक्त जज्बाती हो रहा है, ये फ़ला इमोशंस का शिकार है, ये इंसान ख्वाहिशात का शिकार है, ये इंसान एहसासात का शिकार है, इसकी ज़िंदगी का मकसद पैसा कमाना है, उसको सब नजर आने लग जाएंगे क्योंकि उसकी रूह की पावर्स एक्टिवेट हो रही है। मैं उसको स्पिरिचुअली या रूहानी वलीउल्लाह कामिल नहीं कह रहा हूँ अभी, मैं सिर्फ माइंडेड, मैंने ऐसे द वर्ड रूहानी हो जाएगा, उसकी रूह एक्टिवेट, रूह की पावर्स एक्टिवेट होना शुरू हो जाएंगी। वो नीचे के 3 लोगों से ज़्यादा बेहतर शऊरी लेवल पर, उसका शऊर ज़्यादा बेदार है, उसका कॉन्शियसनेस ज़्यादा रिएक्टिव, प्रोएक्टिव एंड एब्जॉर्बिंग है, वो चीज़ों को ज़्यादा जल्दी समझ लेता है, पिक कर लेता है। वो ख्वाहिशात, जज्बात, एहसासात, इंसानियत से भी बुलंद सोचता है, फ़ौरन चीज़ों को पिक कर लेता है। अच्छा, इसमें बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो है ख्वाहिशात के लेवल पे, पहले लेवल से ऊपर नहीं निकला उनका शऊर, और उनको लालच ने समझाया कि यार ये रूहानी वाला जो लेवल है ना शऊर का, इसके अंदर बड़ी पावर है। अब जब वो ख्वाहिशात में रह के उस रूहानी शऊर को देखेंगे ना तो उनको लालच नजर आएगी, पावर चाहिए, मैं लोगों को कंट्रोल कर सकूंगा। तो ये सारे आमिल चिल्ले बाबा सारे जो बैठे हैं ख्वाहिशात में, रूह की पावर ज़रा सी किसी तरह चिल्ले विल्ले वेट से प्रैक्टिस से एक्टिवेट कर ली, लेकिन तमीज़ नहीं है, शऊर नहीं है उनका इस्तेमाल कैसे करना। ये प्रॉब्लम आशरे में आपको नजर आती है। इसमें फिर बहुत सारे कॉम्बिनेशन निकल सकती हैं, हर किस्म का इंसान मिलेगा। कोई ख्वाहिशात में रूहानी 2 पावर लेके बैठा हुआ है, कोई रूहानियत के लेवल पर है लेकिन उसको किसी लेवल पे एहसासात ने पकड़ा हुआ है, छोड़ा नहीं है, उसका शऊर के बुलंदी को पकड़ा हुआ है हल्का सा। कोई आपको जज्बात के लेवल पे मिलेगा लेकिन उसने कोई रूहानी पावर अनलॉक कर ली, वो लोगों के जज्बात से खेल रहा है। कोई एहसासात के लेवल पे खड़ा हुआ है, उसने कोई रूहानी पावर, इंसानियत की पावर अनलॉक कर ली शऊर की, और वो लोगों के फ़ायदे उठा रहा है, पैसे बना रहा है, उसको इस्तेमाल NGOs वाले सारे इंसानियत के नाम पर दबादब पैसे बना रहे हैं, होते एहसासात के लेवल पर है और हरकतें ख्वाहिशात और जज्बात वाली कर रहे हैं, पैसा पीट रहे हैं। तो मिक्स एंड मैच हर किसी का मिलेगा। यहाँ तक समझ में आती है बात सर? एम आई स्मूथ इनफ? मेरी बात एब्जॉर्ब हो रही। अब जब ये रूहानियत के दर्जे से ऊपर जो इंसान निकलेगा ना, इस लेवल को भी, जो पावर्स चक्कर में नहीं पड़ेगा, रूहानी पावर्स मेरे पास ये नॉलेज आ जाए वो आ जाए, उसके बाद लेवल, उसको मैं कहता हूं, उसको रिलीजन कहता है बाशऊर इंसान, जिसने ख्वाहिशात, जज्बात, एहसासात, इंसानियत और रूहानी, इन सारी कॉन्सिक्वेंसेस को, इन सारे शऊरी लेवल को, इन सारी नॉलेज, इन सारी अंडरस्टैंडिंग के लेवल्स को अनलॉक कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया और उसके साथ बैठा हुआ है और सब सिनेरियोस को समझता है। अब वो कहलाएगा बाशऊर आदमी। अब उसका सही मानों में कॉन्शियसनेस अनलॉक हो। इतनी बड़ी टर्म है। अच्छा, ये सारे लेवल में आप जरा मेडिकल साइंस की साइकोलॉजी को फिट करें, कहाँ रह गई वो? 2nd 3rd लेवल पे गंदी हो गई वो। सिगमंड फ्रॉइड इसके बाद से आगे बढ़े नहीं, कार्ल जंग बस इसके बाद निकल लिए। उनके कुछ कोड आपको अच्छे लगेंगे जो थोड़ा बहुत उनको समझ में आना, लिख दिया, बाकी पूरी बात तो इस तरह नहीं की उन्होंने। ये रिलीजियस एस्पेक्ट है किसका? शऊर का। अब जब रूहानी, रूह की पावर्स के बाद भी आप ऊपर निकलेंगे, अब शुरू होगा डिवाइन प्लेन, यानी कि शऊरी प्लेन। कौन सा प्लेन है? अब मैं ज़रा वापस लिंक करता हूँ। मैंने क्या कहा था, साइकोलॉजी में 3 टर्म्स यूज होती हैं, कॉन्शियस, सब कॉन्शियस, सुपर कॉन्शियस। कॉन्शियस इज प्रेजेंट, सब कॉन्शियस इज पास्ट, सुपर कॉन्शियस इज फ्यूचर। सही है? ये कौन सा लेवल है जो मैं रूहानियत के बाद या रूह की पावर्स के बाद जो मैं इसको कॉन्शियस प्लेन कह रहा हूँ, डिवाइन प्लेन कह रहा हूँ, डिवाइन लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस कह रहा हूँ, ये कौन सा? ये कहलाता है यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, आलमी शऊर। इस शऊर में सिर्फ 2 किस्म के लोग दुनिया में पाए गए या पाए जाते हैं, उनमें से एक किस्म के लोग, वो मैं हमेशा जो लोग मुझे रेगुलर सुनते हैं उनको बताता हूँ। एक तो प्रॉफिट्स, जो बाय डिफॉल्ट इस लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में पैदा किए जाते थे, अनलॉक्ड। दूसरे सेंट्स,
जो इस प्रोसेस से गुजर के इन सारी हर्डल्स को क्रॉस करते, इवॉल्व करते करते उस लेवल पे पहुंच जाते हैं और अनलॉक कर लेते हैं अपना कॉन्शियसनेस। दो ही किस्म के लोग दुनिया में, तीसरा कोई चीता नहीं है। कोई फिलोसफर, कोई गुरु, कोई भी, मतलब किसी भी किस्म का इंसान इस लेवल पे नहीं पहुंचता, इस डिवाइन प्लेन पे, जिसको हम कहते हैं यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस। ये वो लोग होते हैं जो इंसानों के ख्वाहिशात, जज्बात और एहसासात को तो समझते ही हैं, वो ये भी समझते हैं यूनिवर्सल लेवल पे या सोलर सिस्टम में इस वक्त क्या चीज़ चल रही है, क्या इवेंट्स हो रहे हैं। उनको इतना शऊर होता है, इतनी नॉलेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग होती है। इनको मज़हब कहता है बाशऊर लोग। अब मैं रेफरेंसेस की लाइन लगा देता हूँ कुरान से और हदीस से और बाकी रिलीजन से। हमारे नेक बंदे तो वो हैं जिनको कोई खौफ नहीं रहता। ख्वाहिशात में जो बंदा रहता है उसको खौफ नहीं होता, बहुत बदतरीन खौफ में होता है, जज्बात ऐसा खौफ में रहते हैं। कौन बंदे को खौफ नहीं होगा? जो बाशऊर होगा, उस लेवल पे होगा। हमारे बेहतरीन बंदे वो हैं जिनको माजी का कोई डर नहीं और मुस्तकबिल की कोई फिक्र नहीं। साबित हो रही सारी बातें। हम जिनको चुन लेते हैं उनके दिल मुतमईन कर देते हैं। बाशऊर इंसान ही मुतमईन हो सकता है, जिसको कुरान ने आज तुम में ऐसे भी लोग हैं जो नफ्स से मुतमईन है, इनकी नफ्स यानी कि जिनका ये सारे लेवल्स कॉन्शियसनेस के सुकून में आ चुके होते हैं, इवॉल्व कर चुके होते हैं, पर मुस्तकिल सेटिस्फाइड हो जाते हैं, हमेशा के लिए मुतमईन हो चुके होते हैं ऐसे लोग, कॉन्शियस लोग। कुरान इस तरह इशारे कर रहा है इन लोगों को। बाइबल भी यही कह रही है कि आप में से बेहतरीन जीसस का मानने वाला वो है जिसको कोई खौफ नहीं है आखिरत का, लाइफ आफ्टर डेथ का। अच्छा, यहाँ तक बात पहुँच गई। ये जो 5th या 6th लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, जिसको मैं अब कॉन्शियसनेस का नाम, शऊर का नाम दे रहा हूँ, ये शऊर, ये हैं वो लोग। इसके बाद की भी रुतबात है। अब इसके बाद सारा अनसीन वर्ल्ड शुरू हो जाती है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड। उसको मैं स्पिरिचुअल डायमेंशन से टैप करूँगा। सारी अनसीन वर्ल्ड टैप हो जाती है। उसके बाद जो लेवल्स ऑफ अनलॉकिंग है वो सारे स्पिरिचुअल एंड डिवाइन है। वो फिर बंदा जो है वो कुछ और ही चीज़, सेंट जिसको हम कह देते हैं, वो जो बोल रहा होता है वो हो रहा होता है, या जो हो रहा होता है वही उसके मुंह से निकल रहा होता है। डजेंट मैटर, इट्स ऑल द सेम, अदर वे राउंड। ये रिलीजन का टेक हो गया। साइंस का मैंने आपको एस्पेक्ट बता दिया। फिलॉसफी अब इसकी बता देता हूँ, फिर हम एंड में स्पिरिचुअल साइड इसकी बताएंगे, कॉन्शियस। अब फिलॉसफी को मैं शुरू करता हूँ, फिर हम वर्ड कॉन्शियसनेस को लेते हैं। अगर हम इसको बहुत ही लोअर लेवल पे समझना चाहें कि कॉन्शियसनेस किसको कहते हैं, तो मैंने एग्जांपल दी, पत्थर को भी हमने शऊर दिया, एंड एवरीथिंग हैज कॉन्शियसनेस। तो बेसिक स्टेटमेंट तो ये आएगा मेरा फिलोसॉफिकल कि इवन दिस ग्लास हैज कॉन्शियसनेस, दिस टिश्यू पेपर बॉक्स हैज कॉन्शियसनेस, दिस रूम कलेक्टिव, आप सबका अपना अपना कॉन्शियसनेस है, हम सबका कलेक्टिव एक कॉन्शियसनेस है। अब मैं इसको भी समझाता हूँ फिलोसॉफिकली। तो फिर कॉन्शियसनेस किसको कह रहा हूँ मैं? कॉन्शियसनेस इज द लेवल ऑफ अवेयरनेस एनी एग्जिस्टिंग बीइंग हैज। किसी भी चीज जो वजूद रखती हो, चाहे वो पत्थर है, जानदार है, बाजार बेजान है, किसी भी चीज जो वजूद रखती है, चाहे वो इंटेलेक्चुअल वजूद भी रखती है, यानी कि फिजिकल वजूद नहीं, एनी टाइप ऑफ एग्जिस्टेंस हैज कॉन्शियसनेस। उसका शऊर है किसी न किसी दर्जे का। ये अलग बात है उसका शऊर कितना, उसकी दायराकार कितना बड़ा है, और बाकी चीज़ों का क्या इंसान का और पत्थर का शऊर बराबर है? नहीं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, पहला स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूँ फिलोसॉफिकली, एवरीथिंग हैज़ कॉन्शियसनेस। हर चीज़ एहसास से बेदारी रखती है। किसकी? मिनिमम लेवल क्या है एहसास से बेदारी का? अपने वजूद का। पत्थर को ये पता है कि वो वजूद रखता है, वो है। चिड़िया को पता है वो वजूद रखती है, इस लकड़ी के टुकड़े को पता है दरख्त से अलग हो गया फिर भी ये वजूद रखता है, मट्टी का जर्रा भी वजूद रखता है, पूरी वर्ल्ड कलेक्टिव जो वर्ल्ड ग्लोब है वो भी वजूद रखती है। उसका भी एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग या अवेयरनेस है। अवेयरनेस कहले ज़्यादा बेहतर है, अंडरस्टैंडिंग तो नहीं है, अवेयरनेस। इज द डिफरेंस बिटवीन अंडरस्टैंडिंग एंड अवेयरनेस। अवेयरनेस मीन्स कि मुझे ये एहसास है कि कुछ है, मैं हूँ, मिनिमम लेवल पे। तो हर चीज़ जो वजूद रखती है वो एहसास रखती है, उसको कॉन्शियसनेस कहते हैं। भाई अब हम फिलोसॉफिकली ऊपर चलना शुरू करते हैं। पत्थर क्या एहसास रखेगा? पत्थर को ये एहसास है मैं हूँ और मैं पड़ा हुआ हूँ 200 साल से, बस इतनी उसकी औकात है। दरख्त को एहसास है कि मैं हूँ, उसके बहुत नन्हे मुन्ने से जज्बात और ख्वाहिशात भी हैं। क्या ख्वाहिशात है दरख्त की? मिसाल कोई बताना पसंद करेगा? इस गुफ्तगू की डिस्कस, दरख्त की ख्वाहिशात है कि मुझे रोज़ थोड़ी सी धूप मिलती रहे, थोड़ा सा पानी मिलता रहे ताकि मैं बढ़ता रहूँ, बस उसकी यही ख्वाहिशात है। मैं ग्रो करता रहूँ,
अपनी ब्रांचेस के साथ, और जहाँ मैं फिक्स करके लगाया गया हूँ बस मैं यहीं ग्रो करता रहूँ और अपनी लाइफ को देखूँ, बस उसकी यही ख्वाहिश है और यही उसका शऊर है। इसी बाउंड्री के अंदर रहते हुए उसका शऊर काम करता है। अच्छा पानी नहीं मिल रहा, थोड़ा सा आगे से खींच लो, टेंट्रिकल्स बढ़ा के, अपनी शाखें या जड़ें बढ़ा के, बस ये वो कर सकते हैं। थोड़ा सा और ऊपर आए प्लेटफॉर्म के ऊपर, जानवरों का क्या शऊर है? उनका शऊर लिमिटेड है ख्वाहिशात के लेवल तक। जानवर क्या करेगा? भूख लगे शिकार करके खा लेगा, थक जाएगा सो जाएगा, मेटिंग कर लेगा, बस। और क्या करता है जानवर? जानवर बोलते सुबह उठ के मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, शेर बोलता है आज तो मैं गोलगप्पे का नाश्ता करूँगा। शेर के पास कुछ नहीं है, तो वो एक ही जो माल पानी सामने आ जाए गोश्त की शक्ल में खा लो। उसका शऊर लिमिटेड है ख्वाहिशात की शक्ल में, और उस शऊर की लिमिटेशन और ख्वाहिशात की जो इंटरचेंजेबिलिटी है उसके अंदर बहुत सारे पैरामीटर्स निकलते हैं, बहुत सारे सिचुएशंस निकलती हैं। कभी वो दरख्त पे चढ़ जाता है, कभी उसको उसकी एक रोम में उसकी फीडेड है ये शऊर, बस ऐसा कह लें। बहुत सारी सिचुएशन निकलती हैं। कभी वो उसको पेट खराब होता है तो थोड़ा सा घास खा लेता है, ये उसको सब उसकी जो बेसिक कॉन्शियसनेस है उसका पार्ट है ये सब। हमने कभी नहीं देखा उसको घास खाते हुए, हम आज देख लें ओ जंगल का शेर बादशाह घास खा रहा है, नहीं, वो फीडेड है भाई, उसके कॉन्शियसनेस में है। जब पेट खराब होता है तो थोड़ा सा हर्ब्स या वेजिटेबल्स खा लेते हैं वो दरख्तों से, जो कार्निवोरस जानवर होते हैं। तो ये लॉ हर जानवर पे इन बेसिक अप्लाई होता है। उसकी जो रूह की बेदारी है वो सिर्फ टू द लेवल ऑफ डिज़ायर्स है। जानवर इमोशंस को बहुत माइनर लेवल पे टच करते हैं, जब हमें वो डिस्प्ले करते हैं। वो उनकी रिक्वायरमेंट है कि उन पे सेकेंड लेवल का वो पार्ट होना ज़रूरी है, वरना उनकी नर्चरिंग नहीं हो सकती, उनकी एग्जिस्टेंस ख़त्म हो जाएगी। मिसाल के तौर पे आप बोलेंगे आपने कहा जी शेर सिर्फ ख्वाहिशात के लेवल तक जिंदा रहते हैं जानवर जो हैं, तो जब शेर के बच्चे को कोई दूसरा शेर मार रहा तो उसकी माँ उसको क्यों बचाती है? तो जज्बाती बात है, बिल्कुल सही कह रहा हूँ। मैंने यही तो कहा कि जज्बात के बहुत ही माइनर लेवल उसके। तो ऐसे जानवर भी तो हैं जो अपने बच्चों को खा जाते हैं, ऐसे जानवर भी तो हैं अपने ही जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनसे मेटिंग कर लेते हैं। कहाँ गए जज्बात और ख्यालात? तो कचरा होगा ना। तो मैं यही साबित करना चाह रहा हूँ, उनके शऊर में जज्बात का सिर्फ उतना ही लेवल अनलॉक किया, एक आध दो पैरामीटर्स होते हैं जिस हद तक उनकी नर्चरिंग हो सके, उनका सर्वाइवल हो सके, लेकिन शऊर वो इतना रखते हैं। अब हम क्रीप अप कर रहे हैं पत्थर से लेकर शऊर का फिलोसॉफिकल एंगल। अब आते हैं इंसान पे। इंसान पे हमने डिस्कस कर लिया कि उसके शऊर के दर्जात हैं, लेवल्स हैं, वो अनलॉक करता है पूरी ज़िंदगी के अंदर। बहुत सारे लोग होते हैं उम्र उनकी 60 साल हो जाती है, अनलॉक सिर्फ उन्होंने एक ही लेवल किया होता है, एक ही रुख को समझा होता है शऊर के, एक ही दर्जे को क्रॉस किया होता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, ऐसे भी मैंने देखे जो 25 साल में, यहाँ इस रूम में भी बहुत सारे ऐसे नौजवान बैठे हुए हैं जिनको मैं जानता हूँ, जिनकी उम्र शायद 20 साल या 25 साल हो, लेकिन वो शऊर के चौथे और पाँचवें दर्जे पे पहुँचे। अल्लाह का करम उनके बनाने वाले का, जो भी उसके पैरामीटर। तो इंसान का शऊर तो हमें, इंसान का शऊर किस हद तक जा सकता है? इंसान का शऊर पत्थर को समझने से लेकर कायनात के शऊर तक को समझ सकता है। ये लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इंसान के पास पावर है, द ओनली पावर, जिसको आप, दिस इज़ वाई आपको नाइब कहा गया है, आपको अशरफुल मखलूकात भी कहा गया, आपको ग्रेट्स कहा गया। यू कैन रूल द यूनिवर्स, बिकॉज आपकी जो, अच्छा ये सब क्यों है? पत्थर में जो अल्लाह ने एनर्जी डाली ना, बनाने वाले ने रूह डाली है, उसकी पोटेंसी कुछ और है। दरख्त के अंदर जो डाली है उसकी पोटेंसी कुछ और है, जानवर के अंदर उसकी कुछ और है। इंसान के अंदर जो रूह, जो एनर्जी रेज डाली है, जिसको हम रूह कहते हैं, उसकी जो पोटेंशियल है, पोटेंसी है, वो गॉड लाइक है। वो मटेरियल वो वाला है, सबसे बेहतरीन मटेरियल समझ लें आप डाला इसके अंदर। तो जब वो मटेरियल अपने आप को इस बॉडी फ्रेमवर्क में अनलॉक करता जाता है, जिसको हम कॉन्शियस कह रहे हैं, तो वो अंडरस्टैंडिंग, अवेयरनेस या कॉन्शियसनेस के हाईएस्ट लेवल को अचीव कर सकता है। मैंने ये नहीं कहा कि हर इंसान करेगा, कर सकता है। और आपको नज़र आया दुनिया में कितने लोग कोशिश कर रहे हैं और कर पाए हैं, वो आपके सामने। कहाँ करते हैं लोग? ख्वाहिशात जज्बात में कचरा हो जाते हैं मर के। तो ये तो इंसान का लेवल हो गया। अच्छा, इंसान के अलावा कॉन्शियसनेस किस किस पे अप्लाई होती है? इंसान से जो बज़ाहिर फिज़िकली बड़ी चीज़ या बिगर एक चीज़ नज़र आ रही है, वो दुनिया है, जो ग्लोब जिस पे हम रह रहे हैं। इस दुनिया का भी एक शऊर है। दुनिया का शऊर किस पर्सपेक्टिव में काम करता है? वो अपने निज़ाम में शऊर रखती दुनिया। दुनिया को ये एहसास है कि मैं सोलर सिस्टम का हिस्सा हूँ। दुनिया को ये भी एहसास है मैं रोटेट कर रही हूँ, मेरे ऊपर इंसान रह रहे हैं। दुनिया को ये भी एहसास है कि मैं कब से घूमे जा रही हूँ। दुनिया को ये भी एहसास है मैं किसके इर्द गिर्द घूम रही हूँ, मुझे क्यों फ़ायदा, मैं क्यों अट्रैक्टेड हूँ सूरज की तरफ। दुनिया को भी एहसास है कि मैं कहाँ जा रही हूँ, किस तरह बिहेव, ये सारा शऊर दुनिया को है। ये जो बातें मैं कर रहा हूँ, दुनिया को शऊर है। इस लेवल ऑफ अंडर साइंस तो यहाँ तक मैं आपको समझ में आ गई होगी, साइंस तो इसको एड्रेस नहीं कर रही।
इसको कौन एड्रेस करता है? फिलॉसफी एड्रेस करती है, स्पिरिचुअलिटी एड्रेस करती है, और रिलीजन भी एड्रेस करता है किसी हद तक अपने अपने एंगल से। तो दुनिया का भी एक शऊर है। तो दुनिया में रहने वाले इंसान, हर इंसान का एक शऊर है। शऊर के दो अलग लेवल भी होते हैं, एक इंडिविजुअल लेवल का शऊर, एक कलेक्टिव शऊर। जो आम के तमाम दरख्त है ना, वो सब एक कलेक्टिव शऊर भी रखते हैं, एक इज्तिमाई शऊर भी रखते हैं। इसी तरह इंसान भी इज्तिमाई शऊर रखते हैं। तमाम मेमन कम्युनिटी का एक मेमनी इज्तिमाई शऊर भी है, तमाम बिहारियों का एक बिहारी इज्तिमाई शऊर भी है, तमाम पाकिस्तानियों का एक पाकिस्तानी इज्तिमाई शऊर भी है, तमाम मर्द हजरात का एक मर्दाना इज्तिमाई शऊर भी है। इस तरह इसको हम ग्रुपिंग करते हैं। इस रूम में बैठे हुए तमाम लोगों का एक इज्तिमाई शऊर भी है। क्या इज्तिमाई शऊर है? वो सब अलाइंड है इस वक्त मेरे इस लेक्चर को सुनने के लिए, और वो माइंड में ये शऊर रखते हैं कि हम कुछ शऊर के बारे में सुनने आए, इसलिए आप खामोश बैठे हुए। अगर इनमें से कोई भी इस माइंडसेट या इस शऊर की, कलेक्टिव शऊर से डेविएट करेगा तो वो अजीब बिहेव करने लगेगा थोड़ी देर में। तो कलेक्टिव शऊर भी होता है, हर चीज़ का कलेक्टिव शऊर भी होता है। अच्छा, अगर हर चीज़ का कलेक्टिव शऊर होता है तो हर दुनिया की मखलूक या यूनिवर्स की मखलूक शऊरी लेवल पर इंटरलिंक्ड है एक दूसरे से। अगर ऐसा है तो फिर इंटरलिंक्ड है। इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं साइंटिफिकली, को बाद में फिर कभी बात करेंगे। फिलहाल शऊर पे बात हो रही है। जब वो सारा इंटरलिंकिंग, वो नेटवर्क, वो ताना बाना जब बुनता है, पूरी यूनिवर्स एक दूसरे से कनेक्टेड हो जाती है, जिसको हम कहते हैं यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, कायनाती शऊर। और जो कायनाती शऊर पे रह रहे होते हैं उनको पूरी कायनात, अब आपको ने वो मिसालें सुनी होंगी, अल्लाह वाले जो हैं दरख्तों से बातें करते थे, प्रॉफिट्स जो हैं उनको दरख्त सलाम करते थे, पत्थर सलाम करते थे, जिन सलाम करते थे, चिड़ियाँ, दरख्त, परिंदे सलाम करते थे उनको। क्यों करते थे? क्या इस तरह करते थे सामने का अस्सलाम वालेकुम, दूसरे क्यों नहीं देख रहे थे? शऊरी लेवल पे वो उनसे कनेक्टेड थे, शऊरी लेवल पे उनको सलाम करते थे। फिर ये भी सुना है आपने बचपन से कि हर मखलूक बनाने वाले की तस्बीह करती है अल्लाह की। कैसे करती है? तो आपने तो कभी किसी चिड़िया को देखा है दुरूद शरीफ पढ़ते हुए? शऊरी लेवल, यानी कि सबकॉन्शियसली उसको ये पता है कि मैं एग्जिस्टेंट हूँ और मुझे बनाने वाला है और मैं उससे अलाइन हूँ। वो डेविएट नहीं करता उसके हुक्म से, यही उसका शऊरी प्रेस करना है उसको। एक जापान में, अब मैं साइंटिफिक थोड़ा सा स्पिरिचुअल साइंटिफिक आपको इसका वो देता हूँ एग्जांपल। जापान में एक एक्सपेरिमेंट हुआ रिसेंटली। एक साइंसदान ने 2 दरख्त लिए, लगाए पॉट के अंदर और उनको रख दिया। उसने रोजाना 15 दिन तक उठ के एक दरख्त को खूब गालियां दी, पौधे को खूब गालियां दी, बुरा भला कहा, तुम बकवास हो, तुम बुरे हो, तुम्हारे वजूद का तुम्हारा मकसद नहीं है, तुम्हें मर जाना बेहतर है, फजूल किस्म की तुम्हारी हस्ती है, इस तरह की बातें की उसने। और दूसरा दरख्त जो था उसको कहा, तुम कितने प्यारे हो, कितने अच्छे हो, तुम और मैं एक हैं, मुझे तुम्हारा ख्याल है, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें बहुत ख्याल से रखूँगा, तुम बहुत अच्छे हो। जाके नेट पर रिसर्च ढूंढ सकते हैं आप लोग। यू नो व्हाट अमेजिंग थिंग इज, 15 दिन बाद जिसको गालियाँ दे रहा था ना वो ख़त्म हो गया पौधा, और जिसको दोनों को सेम इन्वायरमेंट में, पता है आपको जापानी कितने एकदम ऑर्गेनाइज होते हैं, उन्होंने एक ही इन्वायरमेंट में दोनों पौधों को रखा, एक ही तरीके से पानी, ये वो हर चीज़ वो पैरामीटर सेम रख के, बस फ़र्क ये था एक को गालियाँ दे रहा था, एक को प्यार दे रहा था। जिसको प्यार दिया ना, इससे कनेक्शन फील हुआ, वो प्रॉस्पर किया बड़ा। फिर एक और एक्सपेरिमेंट हुआ, 2 सेब लिए गए, वो सेब भी रखे गए और दे गालियाँ एक को दे प्यार मोहब्बत। जो गालियाँ वाला था वो जल्दी मुरझा गया, प्यार मोहब्बत वाला था। नाउ दिस इज जस्ट अ साइंटिफिक स्मॉल प्रूफ कि वी आर कनेक्टेड। आप फिल्मों में दिखाते ना कि वो हीरो गया जनाब जंगल में और उसने फिर वो स्पिरिचुअली उसने कॉन्सेंट्रेट किया और वो हिरन उसके पास आ गया, उसको प्यार करने लगा, जानवर उसके ताबे हो गए। तो जाके कोई हिरन को कोई मतलब गाना सुनाता है, वो शऊरी लेवल पे कनेक्ट कर रहे होते हैं। और अच्छा, कोई भी जानवर होता है और इंसान, उनमें रिफ्ट कब क्रिएट होता है? जब कनेक्शन लॉस्ट होता है। जब कनेक्शन लॉस्ट होता है शऊरी लेवल पे तो क्या होता है? खौफ। जानवर को एक खौफ होता है मुझे मार देगा, और आपको एक खौफ होता है जानवर मुझे मारेगा। कनेक्शन किधर है? अच्छा, यही चीज़ अगर किसी 2 इंसानों पे अप्लाई करना है, आपको मुझसे खौफ हो जाए मैं आपको मार दूंगा, और मुझे आपसे खौफ हो जाए मैं मार दूंगा, हम लोग का कोई लेवल का कनेक्शन होगा, अंडरस्टैंड करेंगे, प्रॉब्लम ही खड़ी होगी। आप किसी दिन मुझ पर हमला कर देंगे, मैं आप पे हमला कर दूंगा इस डर से कि आप मुझे मार देंगे। सी, तो शऊरी लेवल पे अगर आप जानवरों से कनेक्ट भी करें तो वो भी आपको समझते हैं। क्वेश्चन एंड में लेंगे आफ्टर साहब आप। जब आंधी तूफान आ रहे होते हैं तो जानवर वो पनाह में चले जाते हैं। जी जी बिल्कुल, शऊरी लेवल, वो भी एक एग्जाम्पल है, वो भी एक एग्जाम्पल है शऊर। सही। तो यहाँ तक बात समझ में आ रही है आपको? ये शऊर के दर कलेक्टिव शऊर एक चीज़ काम करती है।
अब मैं आता हूँ, ये तो उसकी फिलॉसफी हो गई अंडरस्टैंडिंग के लेवल्स के, फ्रॉम द बॉटम अप टू द टॉप लेवल आप यूनिवर्सल कॉन्शियस तक जा सकते हो, और कहने को एक पत्थर और एक सेल, एक एटम का भी शऊर है। अगर आप साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स की मुझसे अगर आप दलीलें चाहेंगे तो फिर आफ्टर द लेक्चर आई कैन गिव यू फ्यू नेम्स एंड डिटेलिंग। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट देख लीजिए, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट देख लीजिए, एटम्स के ऊपर जितने एक्सपेरिमेंट हुए हैं, गॉड पार्टिकल्स के ऊपर जितने एक्सपेरिमेंट हुए, सर्न के ऊपर जितने एक्सपेरिमेंट होते हैं, वो सब भी इस एंगल में भी बात कर रहे हैं कि कॉन्शियसनेस है। एक एटम का भी कॉन्शियसनेस है, एक सेल का भी कॉन्शियसनेस है, सेल मेम्ब्रेन भी कॉन्शियसनेस रखती है, आपका एक हर बॉडी का एक ऑर्गन भी इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस रखता है, और आपकी बॉडी के कलेक्टिव ऑर्गन्स मिलके जो आपका कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ये शऊर बनता है, जिसको आप इंसान कहते हैं, आप मैं कहते हैं जिसको आप तो ये तो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है फिलोसॉफिकल के, पत्थर से लेकर कायनात तक का शऊर है। अब आप ये तय कर लीजिएगा घर जाके आप कहाँ खड़े हुए हैं इसमें, और आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या है। अब हम आते हैं रूहानियत के रुख से देखने पे कि शऊर रूहानियत किसको कहते हैं। मैंने आपको साइंटिफिक एंगल बताया, मैंने आपको मजहबी एंगल भी समझाया, मैंने आपको फिलोसॉफिकल एंगल भी समझाया। अब मैं आपको बताऊँ रूहानी एंगल क्या है इसका। अगर रूहानी एंगल से हम अपने वजूद को देखें तो वही बात आई थी जो हमने लास्ट लेक्चर में की थी, हमारा 3 रुख हैं एग्जिस्टेंस के, माइंड, बॉडी एंड सोल। स्पिरिचुअलिटी जो है वो ज़्यादा सोल यानी कि रूह के ऊपर बात करती है, रूह की अंडरस्टैंडिंग, उसका सफ़र, उसकी पावर अनलॉकिंग, जो भी आपने अब तक रूहानियत के बारे में समझाओ। तो स्पिरिचुअलिटी हैज़ समथिंग टू डू विद स्पिरिट ऑब्वियसली, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड स्पिरिचुअलिटी। तो हम बॉडी और माइंड को साथ में रखते हैं, साइड में रख देंगे। रूहानियत का शऊरी एंगल क्या है? जब आपकी रूह वो मजहबी जो मैंने लेवल बताया था उनको क्रॉस करती हुई, बेदारी के जो शऊर के जो लेवल उनको क्रॉस करती हुई 5वें लेवल पे पहुंच जाए, जिसको हम रूहानी लेवल या स्पिरिचुअल प्लेन, डिवाइन प्लेन कहते हैं, उस लेवल पे रूह आपकी बेदार हो जाए, रूह एक्टिवेट हो जाए, तो आप बाशऊर इंसान कराएंगे। और आपका जो शऊर होगा या अवेयरनेस का लेवल होगा, अंडरस्टैंडिंग का लेवल होगा, वो यूनिवर्सल हो जाएगा। आप हर दरख्त, हर पौधे, हर पत्ते, बादल, यू नो एनी एग्जिस्टेंस, उससे आप कम्युनिकेट कर सकेंगे। हत्ता ये इस लेवल तक आपका शऊरी अनलॉकिंग हो जाएगी आपकी रूह की, आपके शऊर की, कि अगर ये बैठी हुई कोई ख्याली एक तसव्वुराती शख्सियत के बारे में सोच रही है, मैं उससे भी कम्युनिकेट कर सकता हूं। मैं आपकी रूह की लेयर से भी कम्युनिकेट कर पाऊंगा अगर मेरा शऊर का वो लेवल है। यानी कि रूह की लेयर्स में किसको कह रहा हूं, आपके अंदर जैसे मैंने बताया ना लेवल्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग है शऊर के, ख्वाहिशात, जज्बात, एहसासात, तो मैं इनको लेयर्स कह रहा हूँ। आपके अंदर एक ख्वाहिशाती रूह भी है, यानी कि ख्वाहिशाती इंसान भी है जो सिर्फ ख्वाहिशात को इनकम्पास करता है। आपके अंदर एक जज्बाती इंसान भी है अगर आप जज्बात से ऊपर जा चुके हैं। आपके अंदर एक एहसासाती इंसान भी है अगर आप उससे ऊपर जा चुके हैं। तो मैं अगर उस छठे लेवल पे हूँ तो मैं नीचे आके आपकी सिर्फ ख्वाहिशाती इंसान जो है ना उससे कम्युनिकेट कर सकता हूँ, उसको कंट्रोल कर सकता हूँ, टेम कर सकता हूँ, डायरेक्ट कर सकता हूँ, उसको आगे बढ़ा सकता हूँ। और अगर आप ख्वाहिशात के लेवल पे हैं, आपका जज्बाती और एहसासाती लेवल नहीं है, जो अनलॉक नहीं हुआ, मैं उस अनलॉक नहीं हुए हुए लेवल से भी कम्युनिकेट कर सकता हूँ। मेरा शऊर इतना स्ट्रांग हो जाएगा, मैं उसको अनलॉक भी कर सकता हूँ, उससे कम्युनिकेट भी कर सकता हूँ, उसको इन्फ्लुएंस भी कर सकता हूँ, और उसकी रेड भी मार सकता हूँ डिपेंडिंग ऑन माई इंटेंशन। स्पिरिचुअलिटी ये कहती है। क्या मतलब हुआ, इसी को मैं इंडोर्स करूँ साइंस और बाकी चीज़ों से, क्या मतलब हुआ? मैं ऐसा इंसान बन गया हूँ, या मैं उस सूरत में ऐसा इंसान बन जाऊँगा कि जिसका शऊर, लाशऊर, तहते शऊर यानी कि सुपर कॉन्शियसनेस और यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, आलमी शऊर, वो सब एक प्लेटफॉर्म पे आ चुके होंगे। सबको मैंने होल्ड करके एक मर्ज कर लिया हुआ एक लेवल, मेरा कॉन्शियसनेस का ये लेवल हो चुका हो। और नीचे आता हूँ, स्पिरिचुअलिटी को मैं साइकोलॉजी से थोड़ा सा और इंडोर्स करता हूँ। यानी कि फर्स्ट करें, अगर मैं ऐसा बाशऊर इंसान हूँ तो ऐसा इंसान पता है कैसे साइकोलॉजिकली टर्म्स में कैसे जी रहा होता है? वो कॉन्शियसनेस में नहीं जीता, उसका कॉन्शियस, उसका सब कॉन्शियस, उसका सुपर कॉन्शियस एक हो जाता है। बैक वक्त शऊर में नजर आ रहा होगा आपको, लेकिन उसका लाशऊर भी साथ होगा, उसका फ्यूचर भी उसको नजर आ रहा होगा, ताते शऊर भी, नॉट इवन उसका अपना, वो दूसरों का भी देख रहा होगा और उसको ऑल्टर भी कर सकेगा, इन्फ्लुएंस भी कर सकेगा। फर्ज करें अम्माद ऐसे इंसान है, तो अगर ये मुझसे गुफ्तगू कर रहे होंगे तो ये अपने शऊर में 5 सेंसेस में मुझे नजर आ रहे होंगे। ये बातें करते करते मेरे लाशऊर में जाएंगे, मेरा पास देखेंगे, मैं कहाँ फंसा हुआ हूँ, ख्वाहिशात में, जज्बात में, क्या चीज़ मुझे तंग कर रही है, कौन से इवेंट्स हैं मेरी लाइफ में, वो सब रीड कर लेंगे।
और फिर ये अपने शऊर में बातें करते करते मेरे लाशऊर को पढ़ेंगे, मेरे लाशऊर से मेरे सुपर कॉन्शियस यानी कि तहते शऊर में जाएंगे मेरे फ्यूचर में, वहाँ चीज़ें करेक्ट करेंगे, कुछ बातें ऐसी डालेंगे मेरे अंदर और बाहर निकल के आके फिर मुझे सारा बता देंगे। और इस सारे प्रोसेस के अंदर मुझे नहीं कुछ समझ में आएगा, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा, ये सारा नॉर्मल इंसान की तरह बैठे हुए, बट हिज कॉन्शियसनेस इज सो स्ट्रांग, इनका लेवल ऑफ अवेयरनेस ऐसा पहुंच चुका है, ये हो चुका होगा कि ये सामने वाले का, अच्छा सिर्फ इंसान का नहीं, ये इसका भी कॉन्शियसनेस पढ़ लेंगे, इसमें भी ऑल्ट्रेशन कर लेंगे क्लास में। अब ये सारा आपको वो मंजन समझ में आएगा, वो जो बैठे होते हैं ना सारे एनर्जी हीलर, ये वो पानी के मॉलिक्यूल्स को एनर्जाइज कर रहे होते हैं अपने कॉन्शियसनेस से, कोशिश कर रहे होते हैं, कर पाते नहीं कर पाते वो तो उनका लेवल डिसाइड करेगा, लेकिन कोशिश वो यही कर रहे होते हैं। जब आप पानी में दम दुरूद करके पढ़ के फूकते हैं तो क्या कर रहे होते हैं आप ये मैसेज दे रहे होते हैं पानी को रिचुअली कि मेरा अपने कॉन्शियसनेस से कुछ एनर्जी निकाल के उस पानी के जो कॉन्शियस लेवल है, सेल्स हैं, उसको एनर्जाइज कर रहे होते हैं ताकि आप वो पी लें। फूंक भी रहे होते हैं आप दूसरों के ऊपर। सारे इस तरह के एक्ट्स जो आपने अमल जितने भी दुनिया में देखे हैं वो सब रिप्रेजेंट करते हैं इसी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग को। अच्छा, ये तमीज़ करना, अब आपने मार्केट में देखे होंगे बड़े बड़े बाबा, ये लीजिए पी लीजिए, उनसे पहले तो ये सवाल किया जाए, ये जो आपने इनको पढ़ के फूंक के दिया है, कौन सा रूह का इनका जो दर्जा है वो उसमें प्रॉब्लम है, ये आइडेंटिफाई तो करें ना आप। इनकी प्रॉब्लम है ख्वाहिशात के अंदर, मैं इनको जज्बात का दम करके दिए जा रहा हूँ, कुछ नहीं होने वाला। इनके मसला है एहसासात के अंदर, मैं ख्वाहिशात के लेवल का दम, मैं खुद ख्वाहिशात के लेवल को दम किए दे जा रहा हूँ, कोई काम नहीं होगा। तो जब रिजल्ट नहीं आते तो ये प्रॉब्लम ही होती है। तो अगर स्पिरिचुअल इंसान कोई है और वो स्पिरिचुअल रास्ते ट्रैवल कर रहा है तो उसका वो मुकाम है जो इकबाल ने भी और जितने भी ग्रेट जिन्होंने समझा इसको, जितना भी उन्होंने अपने अपने तरीके से बयान भी कर दिया कि भाई देखो ये औकाबी रूह जब बेदार होती है नौजवानों में, उनको अपनी मंजिल नज़र आती है आसमानों में। खुद ही को कर बुलंद इतना, क्या ही अब समझ में आया वो खुद ही को कर बुलंद इतना क्या था। खुद ही को इतना बुलंद कर, ख्वाहिशात, जज्बात, एहसासात, रूहानी, इंसानियत, खुद ही को कर बुलंद इतना क्या। इससे ये तो बहुत बड़ी नज़म है पूरी इनकी, मुझे सारे एग्जैक्ट डिटेल में याद नहीं है, मेरे ख्याल में ऐसे जी जो बोला खुद ही को कर बुलंद पहले या बाद, अच्छा इससे पहले औकाबी रूह जब बेदार होती है, ये भी इकबाल का शेर, औकाबी रूह जब बेदार होती है, एन काफ बे, औकाबी जब इंसान चील बनने लगता है, औकाबी रूह जब बेदार होती है नौजवानों में, उनको अपनी मंजिल नजर आती है आसमानों में। अच्छा, स्पिरिचुअल एंगल है ये सब कुछ जो मैंने आपको प्रोसेसेस बताए, साउंड वेरी इंटरेस्टिंग, साउंड वेरी एक्साइटिंग, बहुत अच्छा लगता है, मैं भी पहुंच जाऊंगा, ज़बरदस्त क्या लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग होगा। चलिए ज़रा इसके ऊपर जिल्लत के पहाड़ नजर आए, केटू नजर आएगी आपको सबसे पहले। इस केटू पर चढ़ूंगा तो वही शऊर मिलेगा। जी जनाब, शऊर ऐसे नहीं मिल सकता, अवेयरनेस इज को रिलेटेड विद नॉलेज। तो अब समझ में आएगा क्यों कहते हैं रूहानियत में भी या ग्रेट लोग क्या कहते हैं, नॉलेज इज द की। इस ग्रेटनेस ऑफ कॉन्शियसनेस को या इस शऊरी मुकाम को, इस शऊर को समझने के लिए, इस शऊर के उस मुकाम तक पहुंचने के लिए सीढ़ी क्या है? इल्म। बिकॉज अनलेस आप बाइल्म नहीं होंगे तो बाशऊर नहीं हो सकते। लेकिन सिर्फ बाइल्म होंगे जरूरी नहीं है बाशऊर भी हो जाए, और सिर्फ बाशऊर हो नहीं सकते जब तक बाइल्म नहीं होंगे। तीनों जुमलों को सुन लीजिए, दोबारा बोल देता हूँ। बाशऊर होने के लिए बाइल्म होना जरूरी है, लेकिन जरूरी नहीं कि बाइल्म हो तो बाशऊर भी हो जाए, और बाशऊर हो नहीं सकते बाइल्म ना हो तो। अच्छा, इसको हम रूहानी एंगल से समझा देते हैं। अगर बाइल्म हुए लेकिन एंड में बाइश्क ना हुए, यानी कि इंसानियत के दर्जे से ऊपर नहीं गया, इंसानियत से प्यार नहीं किया, क्रिएटर से प्यार नहीं किया, बाइश्क ना हुए तो कचरा हो जाएगा आपका इल्म, आपको उल्लू बना देगा, तकब्बुर में ले आएगा, कुफ्र बकने मुनकिर हो जाएंगे आप। नॉलेज तो बहुत होगी लेकिन आपका कॉन्शियसनेस उस लेवल पे नहीं होगा। बाइल्म हुए और बाइश्क ना हुए तबाह हुए, और बाइश्क हो गए मैंने कि कॉन्शियसनेस का वो लेवल अचीव कर लिया, लेकिन नॉलेज कुछ नहीं है। मैंने कहा ना कि बाशऊर हो नहीं सकते जब तक बाइल्म ना होंगे। अगर आप बाशऊर किसी तरह आपका वो अनलॉक हो गया, वो लेवल 5वां 6वां लेवल किसी तरह आपने प्रैक्टिस करके अनलॉक कर लिया शऊर का, लेकिन नॉलेज तो आपके पास है नहीं, तो कुफ्र बकेंगे, बक उल्टी सीधी बातें करेंगे, हर चीज़ को उल्टा सीधा बताएंगे, आप अनऑर्गेनाइज तरीके से बिहेव करेंगे। ऐसा हो जाएगा जैसे 5 साल के बच्चे में के हाथ में क्लाशनकोफ दे दो, देखो उसके बाद क्या होगा, पता नहीं कौन मर रहा होगा, कौन टूट रहा होगा, क्या होगा। या एक कम अकल शख्स के हाथ में मुल्क की वजारत दे दो या वज़ीर आज़म बना दो तो क्या होगा,
वो तो होता रहा है, वो देखते रहे आप क्या क्या होता रहा है। तो ये है इसका रूहानी एस्पेक्ट। एक सेकंड मैं बात खत्म करूँ, फिर आप लोग क्वेश्चन आंसर कर लीजिए। क्वेश्चन है कोई? हाँ, एक मिनट रुक जाइए, तहम्मुल की। अच्छा बोल दीजिए, चलिए कोई बात नहीं, बोल दीजिए। बाइल्म हो गए तो बाशऊर हो गए, ठीक है, लेकिन लाजमी नहीं है कि बाइल्म हो तो बाशऊर हो। मैंने ये तो कहा कि बाइल्म हो गए। क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि फिर ऐसी क्या चीज़ है जो इल्म और शऊर को जो है जोड़ रही है? अच्छा सवाल है, लेकिन पहले थोड़ी सी कन्फ्यूजन दूर कर लें। आपने जो स्टेट जुमला बोला ना, वो शायद मिस कम्युनिकेट हो गया, आपने सही जुमला नहीं बोला। आपने कहा बा इल्म हो गए तो बाशऊर नहीं हो सकते, ज़रूरी नहीं है। बिल्कुल ये बात सही है, सही। और बाशऊर हैं आप, हो नहीं सकता बा इल्म हुए बगैर। और अगर हो गए बाशऊर बा इल्म हुए बगैर तो तबाही है, अपना कचरा। तो क्या तरीका है कि क्या है बीच में जो आज की महफिल का मेरे ख्याल में मेरे पूरे बोलने का जो सारा निचोड़ था ना, वो एक तरफ, और इनका सवाल की खूबसूरती एक तरफ। आई रिस्पेक्ट दिस क्वेश्चन, बहुत अच्छा सवाल किया आप। लेकिन ये प्योर स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग है, इसको हम इसको भी हम चारों रुख से जवाब दे सकते हैं। और ऑफिशियली लेक्चर मेरा वैसे यहाँ तक मैंने आपको चारों रुख समझा दी, खत्म ही हो गया। अब आप क्वेश्चन आंसर इसके आगे कर ही सकते हैं, तो मैं उसको रैप अप करने जा रहा था, वो भी कर देता हूँ और आपके सवाल का जवाब दे देता हूँ। ये चारों रुख हैं बाशऊर होने के। पहला काम आपको क्या करना चाहिए, ये तो बाद में आएंगे क्या ऐसे कर सकते हैं। पहला काम, आप सेल्फ एनालिसिस कर लीजिए, आप कहाँ खड़े हैं शऊर के किस दर्जे पर। आपने ज़िंदगी को थोड़ी देख लिया, ऑब्जर्व करके देख ली, मैं क्या ख्वाहिशात में रहने वाला इंसान हूँ, जज्बात में, एहसासात में। अच्छा फ़र्ज़ करें आपने पॉइंट आउट किया वर्स के सिनेरियो में ख्वाहिशात में रहने वाला इंसान हूँ। वैसे इधर है जितने भी लोग आए हैं वो हो नहीं सकता ख्वाहिशात में रहने वालों, क्योंकि ये गुफ्तगू ये टॉपिक पे सुनने आते ही वो लोग हैं जो किसी कहीं ना कहीं बेहतर देते भी होते। तो ये मेरा ईमान भी है और मेरी अंडरस्टैंडिंग और मेरी ऑब्जर्वेशन भी है और मेरी नॉलेज भी यही कह रही कि आप सब उन लोगों में से नहीं है। फ़र्ज़ करें आपने आइडेंटिफाई किया आप थर्ड लेवल ऑफ एवोल्यूशन या कॉन्शियसनेस पे हैं, आप एहसासात में रहने वाले इंसान, ये इंसानियत पर रहने वाले इंसान। एहसास कर लिया आपने, अब आपको क्या करना चाहिए? उससे आगे बढ़ना चाहिए, शऊर को बुलंद करना चाहिए। कैसे करेंगे वो मैंने बता दिया कि जिस भी लेवल पे हैं उसके हक़ाइक़ को समझिए, उसकी रियलाइजेशन को लीजिए। यहाँ भी मैं गुमराही दूर करता चलूँ, कोई भी इल्म बुलंद कब होता है? जब उस बुलंद को, उस इल्म का एहसास आपको हो जाए, रियलाइजेशन हो जाए। नॉलेज की बेस्ट फॉर्म क्या है? एक्सेप्टेंस, रियलाइजेशन। कोई भी चीज़ आप जब तक नहीं सीख सकते जब तक आप उसको एक्सेप्ट ना कर लें। मिसाल के तौर पे मैं बोलता हूँ, कोई भी मैं एग्जाम लेता हूँ, ईरान में खजूर सबसे अच्छे बनते हैं, आपकी नॉलेज उसके बरक्स है, सही है। आप लेकिन सीखना चाहते हैं, तो अगर आप सीखने वाले सही इंसान हैं, थोड़ी देर के लिए आप एक्सेप्ट कर लेंगे इस बात को, क्योंकि मैंने अभी कहा बेस्ट फॉर्म ऑफ लर्निंग इज एक्सेप्टेंस, रियलाइजेशन। फ़र्ज़ करें आपकी जो अवेलेबल नॉलेज है उससे वो चीज़ कोलाइड कर रही है, निगेट कर रही है, उसके मुखालिफ है। आपकी नॉलेज कह रही है ऐसा नहीं है मेरे इल्म में, लेकिन अगर आप तमीज़ के आदमी आगे बढ़ना चाहते हैं तो थोड़ी देर के लिए एक्सेप्ट कर लें उसको, रियलाइज़ कर लें कि अगर ऐसा है तो क्या है, और उस पर रिसर्च कीजिए। जब आप ये रियलाइज़ करेंगे और आप सेंसिबल आदमी तो रिसर्च करेंगे, जब रिसर्च करेंगे तो हक़ाइक़ सामने आएंगे, हक़ाइक़ सामने आएंगे तो आपका इल्म बढ़ेगा। बस यही प्रोसेस धक्का देता रहेगा आपको आगे, अनटिल जब आप ओमनीसेंस हो जाए, यानी कि हर इल्म रखने वाले इंसान बन जाए, इल्म कामिल आपके पास हो, यानी कि गैब का इल्म या आसमानी इल्म, इसको हम इल्म लदुन्नी भी कहते हैं, डिवाइन नॉलेज भी कहते हैं, अल्लाह का अता किया हुआ इल्म भी कहते हैं, मुख्तलिफ उसके नाम है। फिर आपका इल्म जो है वो बाशऊरी इल्म हो जाएगा, अनलॉक हो जाएगा आपका शऊर। जब तक आपको यही प्रोसेस अप्लाई करना है जिस भी लेवल पे, एक्सेप्टेंस, रियलाइजेशन। मिसाल के तौर पे इन्होंने कहा जी फलां चीज़ मुल्क को ऐसे चलाना चाहिए, छोटे छोटे ओपिनियन भी ले लेते, आपकी नॉलेज कहती नहीं ऐसे नहीं चलाना चाहिए, तो आपको इनसे आर्ग्यू नहीं करना चाहिए, लड़ना नहीं चाहिए, नहीं आप गलत कह रही हैं। जो बाशऊर आदमी होता है, जो शऊर की तरफ गामजन होता है, उसकी अप्रोच पता है क्या होती है? ओके, मेरा चीज़ों को देखने का नज़रिया ये है क्योंकि मेरा इल्म ये कहता है। ये एक ऐसे शख्स हैं, इनका नज़रिया ये है क्योंकि इनका इल्म लिमिटेड है, वो ये कहता है। ये एक नज़रिया है, ये एक नज़रिया है, रुख दोनों को इनकलकेट कर लें। इस गिलास को यहाँ से देख रहा हूँ मैं, इन्होंने कहा नहीं ये तो ऐसा दिखता है, तो हो सकता है ये यहाँ से देख रही हूँ, हो सकता है वो वहाँ से देख रहे हैं, तो ये सारे व्यूज़ जो है लेते जाओ अंदर, जिसको मैं कह रहा हूँ बेस्ट फॉर्म ऑफ लर्निंग इज रियलाइजेशन एंड एक्सेप्टेंस। जब तक आप अपने माइंड को, अपने शऊर को, अपने अंदर के इनर बीइंग को, अपनी अंडरस्टैंडिंग को इतना वाइड या वसी नहीं कर लोगे कि उसमें हर नुक्ता नज़र समा जाए, तब तक आप ये शऊरी के बुलंद मुकाम तक नहीं पहुँचते। ये है आपके सवाल का जवाब कि किस तरह आगे बढ़ना है, क्या वो तरीका है कि शऊर और इल्म लिंक्ड हो जाए।
जिस भी लेवल पे हो, मैं नहीं कह रहा वहां पहुंचोगे तो लिंक्ड होगे, जिस भी लेवल पे शऊर है और जिस भी लेवल पे लिंक्ड है उनको लिंक करके चलो। लिंक करने का तरीका क्या? एक्सेप्टेंस, रियलाइजेशन, चीज़ों को सुनने का ज़र्फ आला मेयार पे लेके चले। व्हेन आई वॉज एट दिस लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, तो मैं हमेशा अपने आप से एक सवाल करता था, यार बड़ी कन्फ्यूजन है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई सही क्या है गलत क्या है। लेकिन फिर मैंने एक चीज़ डिसाइड की, ओके, मैंने अपने आप को समझाया कि तुम्हारा जो चीज़ों को एब्जॉर्ब करने का जो लेवल है ना मिस्टर सलमान, वो आज के बाद दुनिया में सबसे ज़्यादा है। मैं हर चीज़, हर बात, हर कॉन्सेप्ट, हर बात, हर लेवल पे कोई नॉलेज है वो सुनने को तैयार हूँ, ले आओ। और ये मैं कुआं बन गया हूँ, पिला दो, सब दे दो अंदर। नॉर्मल इंसान कहेगा तो उफ इतना सारा पढ़ूँ मैं, ये बुक भी पढ़ूँ वो भी। मैंने अब चीज़ अपनी अप्रोच को, अपनी रियलाइजेशन को इन्वर्ट कर दिया। इतना सारा पढ़ूँ, बस इतना सा पढ़ूँ मैं, ये बस, और लाओ। एंड इट टुक मी लाइक 10 ईयर्स 15 ईयर्स 10-12 साल। अब जब मैं पलट के देखता हूँ 10-12 साल, तो ऐसा लगता है कि मैं कोई कुआं था, उसमें किताबें डाल रहे हैं, लोगों की बात खुद डालते जाओ, सब पिला दो भाई अंदर। अब वो सब नहीं, अब वो जब अलाइन होकर निकल रहा है, इश्क में कन्वर्ट हो रहा है, तो वो निकल रहा है अलाइन होकर। रियलाइजेशन, और आज भी वो रियलाइजेशन है। आज भी मैं सुनने को तैयार हूँ, आज भी मैं सीखने को तैयार हूँ, आज भी कोई नज़रिया, नुक्ता नज़र मेरी जहन से, मेरी नज़रों से नहीं गुजरा तो वो वेलकम्ड है। आप खड़े होकर मुझे कल इस बात पे दलील लेना शुरू करते हैं, मेरा क्लेम है कि 4 खुदा हैं कायनात के, मैं आपको बिल्कुल नहीं बोलूँगा मियाँ कैसी स्टूपिड बात करें, ओके प्लीज़ एक्सप्लेन इट टू मी। शायद मेरे इल्म में इजाफा हो जाए कि एक इन चीज़ों को देखने का एक रुख ऐसा भी है, ऐसे भी इंसान बसते हैं जो इस तरह देखते हैं। तो नॉलेज इज नेवर एंडिंग, ये सुना है आपने, इल्म कभी खत्म नहीं होता। यानी आप ये कह रहे हैं कि इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है वो एक्सेप्टेंस है। कि आप चीजें सुने, करना शुरू करते हैं, जी जी, करना शुरू करते हैं and then अच्छा एक्सेप्टेंस का मतलब नहीं कि कल को आपको कोई आके बोले मैं फला मजहब से ताल्लुक रखता हूँ, ये अच्छा है, और आप उससे इम्प्रेस, कल वो मजहब बन गए, परसों वो मजहब बन गए, तो आप पागल हो जाएंगे इस तरह। नहीं, एक्सेप्टेंस ये कि उसकी बात को सुन ले, क्या क्या है। बिल्कुल। और व्हाट इफ इट्स ट्रू, ये सिनेरियो में रख के देख लें। आप अपने प्रैक्टिस वही करें जो बचपन से करते आ रहे हैं। लेट इट, एक टाइम ऐसा आएगा आपकी एब्जॉर्प्शन इतनी ज़्यादा हो जाएगी, आपकी नॉलेज बेस इतना बड़ा बढ़ जाएगा कि जो आप कर रहे हैं बचपन से उसकी भी रियलिटी समझ में आ जाएगी, और जो सब बोल रहे हैं उसकी भी। तो इन सब का क्यूमुलेटिव इफेक्ट आएगा, एक ट्रू पिक्चर निकल के नजर आ जाएगी। यहाँ तक बात समझ में आती है, यहाँ तक आप फॉलो। लेकिन इसमें मैं एक और आगे का पॉइंट बता दूँ, ये होगा नहीं जब तक कोई टीचर नहीं होगा आपके पास। बिकॉज इफ़ यू कैन इमेजिन, इस स्टेट पे आप इंसान आ जाए, वो पागल हो जाता है इल्म से, फट के दिमाग फटने लगता है उसका, बकवास करने लगता है, खपती हो जाते हैं लोग। देख लें कितने PhD डॉक्टर्स जितने भी गुजरे, मेजॉरिटी का हाल क्या है, सिर्फ एक सब्जेक्ट ऑफ नॉलेज के अंदर उन्होंने फिलॉसफी समझी उसकी, पागल हो जाते हैं, खपती बातें करते हैं, मोजे अलग रंग के पहन रहे हैं, बकबक कर रहे हैं, तहम्मुल मिजाजी नहीं चिड़चिड़ा रहे हैं, बेगम से फड्डे हो रहे हैं, अजीब देख। अच्छा, अगर आप टीचर या उस्ताद या मुर्शिद, जिसको हम मुर्शिद कह लें, मेंटोर कह लें, गाइड कह लें, उसको कुछ भी कहें, माइंड इट, इसको मेरे उस टर्मिनोलॉजी में मत लीजिएगा, मैंने यूज़ द वर्ड मुर्शिद तो ये टिपिकल जो चल रहा है आजकल मारने में, इन सबसे बियॉन्ड होके एक बहुत ही इनलाइटन और हाईली नॉलेजेबल, एनर्जाइज, एक कॉन्शियसनेस रखने वाले शख्सियत की बात करूँ, जिसको मैं सेंट कह रहा हूँ या परफेक्ट ह्यूमन बीइंग कह लें। प्रॉफिट्स तो अब नहीं आते, ये तो बात समझ में, उसकी भी एक रीजनिंग है, उस पर भी हम डिस्कस कर सकते हैं। प्रॉफिट अब नहीं आते, तो अब रह गए सेंट्स, यानी कि वो लोग जो प्रॉफिट्स की बताई हुई नॉलेज को परफेक्टली एब्जॉर्ब कर चुके हैं, हर रुख उनका इल्म इतना इनलाइटन हो चुका है, उनको हर लेवल ऑफ नॉलेज की अंडरस्टैंडिंग है। तो वो अगर इंसान आपको कोई ऐसा मिलेगा तो आप फिर उस लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पे जा सकेंगे, वो नहीं मिलेगा, नॉट पॉसिबल। क्या कर सकते हैं आप, लेकिन जब तक उस लेवल तक तो पहुँचें जहाँ पे आपको टीचर चाहिए होगा। अगर आपकी जो कोशिश होगी वो ऑनेस्ट होगी तो टीचर भी मिलेगा। व्हेन द स्टूडेंट इज रेडी द मास्टर अपीयर्स, कानून है। एंड यू विल नो दैट दैट पर्सन इज अपीयरिंग। यही वो शख्स है जो वो ये अल्लाह ने मुझे दिया, ये बनाने वाले ने, ये सेंस रखता है। और वो जो इसके बारे में जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स माशरे में दी गई हैं कि ये जो रिलेशनशिप होता है ऐसे टीचर और स्टूडेंट का, ये दुनियावी तमाम रिलेशन से फारिग होता है, इर्रिस्पेक्टिव होता है, दुनियावी तमाम कॉन्सेप्ट से इर्रिस्पेक्टिव होता है। इस सारे रिलेशनशिप का एक पिवट होता है, कनेक्टिव प्योरिटी ऑफ हार्ट, कनेक्टेड विद द प्योरिटी ऑफ हार्ट। पर देखिए क्या गेम होता है। और टू माई नॉलेज, जितना मेरे पास थोड़ा बहुत इल्म है, देयर आर हार्डली पीपल ऑन अर्थ लाइक दिस, हार्डली। मुझ जैसे बेवकूफ़ और कम इल्म को इतना कुछ किताबें चाट के समझ में आ गया, तो मैं आप लोग भी समझा रहा हूँ, कम से कम समझ में तो आ जाए हमें, जिस तरह मुझे आ मिलना तो नसीबों की बात है।
लेकिन समझ में भी आ जाए ना कि बाशऊर इंसान। अब हम लोग तो माशरे में, हमने तो यहाँ से मैं वापस नीचे लेके आता हूँ बात को, क्या हमारे माशरे में नज़र आता है क्या कितना सस्ता किया हुआ हमने इल्म को, कितना सस्ता किया हुआ हमने शऊर को। हर किसी को बेशऊर आदमी है, और कैसे कैसे जाहिलों को बोले होते क्या बाशऊर आदमी है। शऊर की डेफिनेशन ही नहीं पता। बा इल्म कह दूंगा मैं बाअक़ल कह दूंगा, बाफ़हम इंसान कह दूंगा, तमीज़ का इंसान कह दूंगा, समझदार आदमी कह दें। बाशऊर आदमी का मतलब समझते हैं आप? बाशऊर आदमी तो वो है जो ये देख रहा हो इसको कायनात में क्या होने वाला है। अगर आप मुझे बता सकते हैं या आपको ये सेंस है, आप डिस्प्ले कर सकते हैं कि नेक्स्ट इस साल या इस सदी में कायनात में क्या होने वाला है, अगले 1000 साल। सोचें आपकी ज़िंदगी 70 साल की है, आपको ये पता है कि कायनात में अगले 1000 साल में क्या होने वाला है। क्या लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग होगा उसका। और ऐसा डिस्प्ले ऑफ कॉन्शियसनेस, ऐसे शऊर का बेस्ट डिस्प्ले अब तक दुनिया में किसी इंसान ने किया है जो कायनात, वो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि मेरा ईमान और अकीदा है, तो मैंने तो प्रूफ भी कर दिया ना सारी लेवल ऑफ नॉलेज से कि भाई ऐसा इंसान। तो आप ज़रा स्टडी करें प्रॉफिट मोहम्मद, इस एंगल से करें, आप उनकी ग्रेटनेस के आप कायल हो जाएंगे। ही डिस्प्लेड दिस लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, ही वॉज ब्लेसिंग फॉर एवरी एग्जिस्टेंस ऑन अर्थ, एवरी एग्जिस्टिंग बीइंग ऑन अर्थ। तभी तो दरख्त भी प्यार करते थे, तभी तो सांप भी इंतजार कर रहा था बैठा हुआ गार में कि कब आएंगे। ये सारे आप वाक़यात सुनेंगे ना, आप आपको कॉरेस्पॉन्ड करेंगे सही सेंस में कि यार वाई दिस पर्सन इज। वरना तो पता है क्या लगता है जो हम आम फैमिली, यार कैसी अजीब स्टूपिड बातें करते हैं। सांप इंतजार कर रहा था यार, ये कैसी बात हुई, ये कैसी बात, चांद के 2 टुकड़े कर दिए, ये कैसी 2 नंबर बात हुई, ये क्या बात हुई, एक दरवाज़ा गिरा दिया खैबर, ये क्या 2 नंबर बातें। नहीं है, माइंड, लॉजिकल माइंड एक्सेप्ट नहीं करता इन बातों। मेराज भी है कि आसमानों पर चले गए। अच्छा, जिस शख्स की मैं बात कर रहा हूँ जिसका लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस यूनिवर्सल हो, वो नहीं यूनिवर्स में गॉड से बात कर सकता। फिर जब उसकी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस यूनिवर्स की हाइट्स को टच कर रहा है, तो गॉड वहीं तो बैठा बात करेगा ना, वो गॉड से मेराज हो जाएगी। या बहस करने वाले बेवकूफ़ वाली ये हमें नॉलेज नहीं है, हम चीज़ों को इन एंगल से देखते ही नहीं है। दूसरी बात, जो कुछ आपने यहाँ सुना इन जनरल नहीं सुनेंगे कि बहुत ही कम ब्लेस्ड लोग ऐसे होते हैं। मैं ब्लेस कहूँगा, मेरे पास बहुत बड़ी ब्लेसिंग है अल्लाह की। वो ब्लेसिंग यही है कि बहुत कम लोगों को ये शऊर अल्लाह ताला देता है, ये अंडरस्टैंडिंग देता है कि जिस एंगल से मैंने चीज़ों को पढ़ लिया कि और जिन रुख से मैंने समझ लिया, नॉर्मली लोग नहीं समझते, बड़े बड़े चीज़ें नहीं समझते। और उसका सबसे बड़ा प्रूफ ये है कि मुझे इस बात का फ़ख्र भी नहीं है, ना तकब्बुर है, ना मुझे इसकी प्रॉब्लम है, ना मुझे बेचैनी है कि मैं सबको जाके बताऊँ। 12-15 काफ़ी है मेरे तमीज़ के लोग। अब आप एक सवाल ये कर सकते हैं, कीपिंग योर इंटेलेक्चुअल नॉलेज इंटैक्ट, कि आप बात बड़ी ज़बरदस्त कर रहे हैं, बात अच्छी कर रहे हैं, समझ में भी आ रही है, हर रुख से हम एब्जॉर्ब भी कर रहे हैं, सब कुछ सही है। स्टीफन हॉकिंग ने ये बातें क्यों नहीं की? वो इतना बड़ा साइंटिस्ट गुजरा, उसको क्यों नहीं समझ में? आइंस्टाइन को क्यों नहीं समझ में आई ये बातें? इतना बड़ा साइंटिस्ट तो वो गुजरा, उसका नाम है दुनिया में। बड़ी सिंपल सी बात है, क्योंकि आइंस्टाइन ने सिर्फ साइंस पढ़ी, रिलीजन नहीं पढ़े सारे, फिलॉसफी नहीं पढ़ी उसने, स्पिरिचुअलिटी तो छूके भी नहीं गुजरी। स्टीफन हॉकिंग साइंस में, अगर आप बोलेंगे कि सिर्फ साइंस, खड़े होकर सलाम है स्टीफन हॉकिंग को, आइंस्टाइन को 2 हाथ से सलाम है। लेकिन आप बोलें कि यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस में हमारा जो है वो मयार है, तो फिर प्रॉफिट मोहम्मद को खड़े होकर नहीं उल्टा लटक के सलाम है भाई। फिर आइंस्टाइन स्टैंड्स नोवेयर। दिस इज़ हाउ, देखिए मैं कितना लॉजिकली प्रूव कर रहा हूँ इस बात को कि इल्म, फिर इल्मी लेवल पे बात करें ना बंदा। ये गुफ्तगू वही कर सकता है जिसने सारे रुख से पढ़ा हो चीज़ों को। अगर मैंने सिर्फ साइंस को पढ़ा होता तो आइंस्टाइन मेरा खुदा होता भाई। मैं उसको डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन मैं ओवर रिस्पेक्ट भी नहीं कर सकता उसको। ही इज़ गुड एट साइंस, ही इज़ गुड एट साइंस। अच्छा, सूफीज़ एंड सेंट्स को पढ़े, देर गुड एट स्पिरिचुअलिटी, उन्होंने साइंटिफिक, लेकिन उनको पता होती थी सारी। अच्छा जी, ये सारी नॉलेजेस पढ़ने के बाद मेरी क्या राय है? मुझे जो तमीज़ के इंसान लगे ना, सबसे ज़्यादा नॉलेज है वो सूफीज़ एंड सेंट्स। वो सेंट्स जिनकी आपको थोड़ी बहुत बुक्स मिल जाएंगी, उसमें भी डिस्क्रिपेंसीज हैं, मिस कोटिंग है, उनकी बुक के गलत तर्जुमे किए गए हैं। मेरी शुरू की बातें याद कीजिए, मैंने लेक्चर के शुरू में की थी। कॉन्सेप्चुअल मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, वर्ड्स की मीनिंग्स की मिसअंडरस्टैंडिंग है, अल्फाजों के गलत मायने लिए जा रहे हैं, इंटरप्रेट गलत किया जा रहा है। क्यों? जो बुक के तर्जुमे कर रहा है उसका अपना भी तो शऊर है ना किसी लेवल पे, वो किस तरह कर रहा है। ये ख्वाहिशात में लतड़े हुए इंसान है, फ़र्ज़ करें ये आपके बराबर बैठे है नहीं, वैसे बहुत अच्छा आदमी है, फ़र्ज़ करें ख्वाहिशात में, और किसी तरह उन्होंने बुक्स पढ़ ली है 15-20, और ये दीवाने हो गए, आफ्ताब साहब के इनके शदाई हो गए, इनके मुरीद हो गए, और आफ्ताब साहब की शान में किताब लिख दी, इनकी किताब का तर्जुमा कर दिया। अब जो भी तर्जुमा निकलेगा ना, उसके अंदर ख्वाहिशात की बायसनेस नज़र आएगी, क्योंकि इससे ऊपर लेवल का सोच ही नहीं सकते।
और अगर इससे ऊपर लेवल के इनके अल्फाज इनके सामने आएंगे तो एज इट इज़ जो भी इनकी मीनिंग लिटरल ट्रांसलेशन होगी वो कर देंगे, क्या एक्सप्लेन कर सकेंगे। अगर आफ्ताब साहब शऊर के आला मुकाम पर रहने वाले इंसान थे, वली अल्लाह है फ़र्ज़ करें, और ये दुनिया में आप फ़र्ज़ करें नहीं है, और इन्होंने किताब लिख दी कोई अपनी, उसका तर्जुमा ये करने जा रहे हैं, तो इनको भी किसी लेवल पे होना चाहिए तब जाके तर्जुमा कर सकेंगे। ये इस फैक्टर को कौन एड्रेस करेगा? ये लॉ सब जगह अप्लाई हो रहा है, हदीसों पे भी अप्लाई हो रहा है, कुरान पे भी अप्लाई हो रहा है। अब समझ में आएगा कि क्यों इतनी गुमराहियाँ हैं तर्जुमों के अंदर। अगर सब लोग सही तर्जुमा कर रहे हैं तो 17 तर्जुमे क्यों हैं कुरान के? 72 फ़िरके क्यों हैं? 72 फ़िरके का मतलब क्या है? 72 अंडरस्टैंडिंग है कुरान की, सब सही है, तो इसमें सही कौन सी है? और सब गलत है तो सही कौन सी है? और सब सही है तो गलत कौन सी है? आई वांट टू ऐड वन थिंग कि ट्रांसलेशन एरर्स जैसा आपने फरमाया कि जब मुकद्दस किताब कुरान का तर्जुमा करने जा रहे हैं तो यू शुड बी आल्सो एट दैट लेवल। अब अल्हम्दुलिल्लाह है, हर नमाज का रकात में पढ़ते तर्जुमा पढ़िए तो अली का मतलब तमाम, हमका मतलब तारीफ सना, और अल्लाह तमाम तारीफ अल्लाह के लिए, अल्लाह का एक ही नाम है अल्लाह, लेकिन तर्जुमे पढ़े उसमें लिखा है तमाम तारीफ खुदा के लिए। और एग्जांपल देता हूँ, और एग्जांपल देता हूँ, जैसे आप सूरह बकरा की पहली आयत खोलेंगे तो उसमें ज़ालिकल किताबुल ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, 17 तर्जुमे उठाइएगा आप जितने भी मुफ्तियान हज़रात के किए हुए विद रिस्पेक्ट टू देम, ज़्यादातर में आपको मुत्तकी का नीचे मीनिंग परहेज़गार नज़र आएगा, जबकि वो मीनिंग नहीं है। तो बहुत लिटरल मैं साइंस में बात कर रहा हूँ। तर्जुमा करते वक्त एक लिटरल सेंस होता है, एक कॉन्सेप्चुअल सेंस होता है, और एक उसका हिस्टोरिकल सेंस होता है, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट होता है। तीनों सेंसेस परफेक्ट होने चाहिए तब बेहतरीन तर्जुमा निकलता है। ये सेंस सिर्फ सेंट्स के पास था और किसी के पास नहीं, मैंने हिस्ट्री में नहीं देखा। अच्छा, इधर एक क्वेश्चन हो रहा था। जी बोलिए क्वेश्चन। आपने बोला कि जिस आदमी के पास यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस होता है, ये नॉलेज की क्या चीज़ हो रही है, दुनिया में क्या हो रहा है, प्लैनेट्स क्या कर रहे हैं, तो फिर आपने उसके बाद एग्जांपल दी कि वो चांद के 2 टुकड़े कर दिए, खैबर को उठा के फेंक दिया, उसके बाद आपने एग्जांपल दी कि जी सूरज को पलटा दिया। तो ये सारी चीज़ें आप कह रहे हैं कि दिस इज रिलेटेड टू कॉन्शियसनेस? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ जब आपका कॉन्शियसनेस एक बुलंद मुकाम पे पहुंचेगा ना तो आपको इन इवेंट्स की रियलिटी समझ में आने लगेगी, इनकी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन भी समझ में आ जाएगी आपको। अभी नहीं आएगी, अभी लॉजिकल माइंड क्या यार डजंट सीम ओके टू मी, कैसे हो सकता है यार ये? तो सर आप ये कह रहे हैं कि वो जो हुए वो मुअज्जिज़ात थे, और उनकी मुअज्जिज़ात की अंडरस्टैंडिंग क्या थी वो हमें तब समझ में आएगी जब हम यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस को जाके टच करेंगे या उसके कहीं करीब। बिल्कुल। तो आपको लगता है कि आप डिसएग्री करेंगे इस बात से? या आप डिसएग्री नहीं, मैं समझना चाह रहे हैं आप? हाँ। बिल्कुल ऐसे ही कह रहा हूँ मैं, और इसकी मैं छोटी सी मिसाल भी दे देता हूँ। बहुत सारी चीज़ें डेली लाइफ में आपको नहीं समझ में आती क्योंकि आपका अंडरस्टैंडिंग का लेवल वो नहीं होता। मिसाल के तौर पे आप छोटे हैं, मैं आज अभी मिसाल आपको समझ में आता है एटम बम किस तरह बनता है, क्योंकि आपको उसकी नॉलेज नहीं है, क्योंकि आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। फ़र्ज़ करें आपको फिज़िक्स की तमाम नॉलेज आ जाए, न्यूक्लियर फिज़िक्स की तमाम नॉलेज आता है, एटॉमिक फिज़िक्स की तमाम नॉलेज आ जाए, आपको क्वांटम फिज़िक्स सारी समझ में आता है, मेटाफिज़िक्स सारी समझ में आ जाए, सही है, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग सारी पढ़ लें आप, तो तब तो समझ में आ जाएगा न्यूक्लियर बम कैसे काम करता है। तो बस वो अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी, कॉन्शियसनेस लेवल आपका अनलॉक हो जाएगा। तो ये मैंने एक छोटी सी मिसाल दे दी कि आपको एटम बम समझ में आ जाएगा अगर आपको ये इल्म या ये शऊर आपका आ जाए, नॉलेज के साथ शऊर वो आ जाए, आपको अंडरस्टैंडिंग आ जाए प्लस नॉलेज आ जाए, तो आपको एटम बम समझ में आ जाएगा। तो यही तो मैं कह रहा हूँ, जब आपका कॉन्शियसनेस यूनिवर्सल लेवल पे चले जाएगा तो आपको चांद के 2 टुकड़े होना भी समझ में आएंगे, साइंटिफिकली समझ में आएंगे। मजे की बात तो ये देखिए, उसकी आप फिजिकल लॉज भी समझ जाएंगे किस तरह होते, वो इल्म आ जाएगा आपके ऊपर। आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि एक हाथ से दरवाज़ा कैसे उखड़ सकता है, क्या कॉन्सिक्वेंसेज रहे होंगे, क्या मिराज कैसे हो सकती है किसी इंसान की, ये सब समझ में आए। ये तो एक मैं मौजूदाती मैं आपको मिसालें दे रहा हूँ। आपको बहुत कुछ लाइफ में ऐसा है जो अभी समझ में नहीं आता, वो तब समझ में आ जाएगा। बहुत कुछ, इंसान के बिहेवियर समझ में आ जाएंगे, इंसान का रिएक्शन समझ में आ जाएंगे, इंसान का शऊर समझ में आ जाएगा। मेरे बच्चे ऐसे क्यों हैं, मेरी वालदा ऐसी क्यों है, मेरे वालिद ऐसे क्यों हैं, मैं ऐसा क्यों, ये मैं इससे किस, ये सारी चीज़ें तंग नहीं करेंगे आप। तो यही तो मैं कह रहा हूँ, स्पिरिचुअल और रिलीजन भी तो यही कह रहा है कि ऐसे लोग मुतमईन इंसान होते हैं, नफ्स मुतमईना कहलाते हैं, कंटिन्यूसली सेटिस्फाइड, ब्लिस में रहने वाले लोग, जन्नत की कैफियत में रहने वाले लोग। जिस रुख से बोलेंगे मैं बता दूंगा, साइंटिफिकली बताऊं, ऐसे लोगों का माइंड, उनकी बॉडी दोनों हार्मोनाइज हो जाएंगे, स्टेबल माइंड, हाईली इंटेलेक्चुअल माइंड। इसकी एग्जांपल साइंस, अगर साइंस की नज़र से देखें तो आइंस्टाइन, टागोर, टेस्ला, थोड़ी थोड़ी इसकी एग्जांपल्स थी। पता हैरत की बात, आइंस्टाइन का अपना कोट है ये, यू कैन गो ऑनलाइन सर्च इट, वैलिड कोट है, गाढ़ा हुआ इधर उधर से नहीं है,
आइंस्टाइन के अपने अल्फाज हैं। उसने कहा उसके ऊपर तोहमत लगाई जाती थी कि ये ला मज़हब हो गया है, फिर ये यहूदी था पहले, फिर कहा एथिस्ट हो गया है, और फिर ये एथिस्ट मर गया। ये लोग कहते हैं ना, आपने भी सुना है बचपन से आइंस्टाइन के बारे में। आइंस्टाइन खुद क्या कह रहे हैं ज़रा सुनिए। आइंस्टाइन कह रहा है देयर इज़ अ फील्ड, देयर इज़ अ डायमेंशन कॉल्ड मिस्टिसिज्म। एक गैब की एक डायमेंशन है, उसको मिस्टिसिज्म कह रहा है, नाम दे रहा है। मिस्टिसिज्म का मतलब होता है जो समझ में ना आए। कि एक ऐसी डायमेंशन है, दुनिया के तमाम मज़ाहिब, साइंस, आर्ट, क्रिएटिविटी, सारी अक्ल फ़हम की जो हैरान कुन बातें हैं वो सब उस डायमेंशन से आती हैं। सारी ग्रेटनेस, सारी लॉजिक, नॉलेज उस डायमेंशन से आती है। और मैं उस डायमेंशन का मानने वाला हूँ। और जो इंसान उस डायमेंशन से कनेक्टेड नहीं है उसको समझ में नहीं आती, वो ऐसा है जैसे मुर्दा इंसान जी रहा है। और अगर आप कहते हैं, उस पर तोहमत लगाई जाती है ना कि तुम ला मज़हब होगा यहूदी, अगर आप कहते हैं, अगर आप मानते हैं कि हाँ वही डायमेंशन है जो तमाम मज़ाहिब की रूट है, बेस है, और वही असल मज़हब है, वही डायमेंशन, गैब की डायमेंशन, तो मैं दुनिया का सबसे मजहबी तरीन लोगों में से एक इंसान हूँ। मिस्टिकल डायमेंशन। आपको पता है सेंट्स को क्या कहते हैं फिलोसफी में? मिस्टिक्स। मिस्टिक्स क्यों कहते हैं? मिस्ट्री तेरे समझ में नहीं आया है इंसान को कभी। उनकी नॉलेज इनकम्पास करती थी एवरीथिंग को। लोग उनको आप इस तरह भी समझ लें, मैं और आप गुफ्तगू कर रहे हैं, आप एक शऊर है, मैं एक शऊर हूँ। आपने मुझसे थोड़ी देर बातें की और आपने मेरी गुफ्तगू से एक पूरा मैप बना लिया, एक नक्शा खींच लिया मेरी शख्सियत का, और परफेक्ट नॉलेज के साथ आप हर एक बात बता सकते हैं मेरे बारे में कि मैं कब क्या करूँगा, मैं मोबाइल कब उठाऊँगा, इतना आपके पास परफेक्ट नॉलेज है। और मैं कम अदना शऊर का इंसान हूँ, मैंने आपसे गुफ्तगू की, मुझे आप अभी तक यही समझ में नहीं आया आप कहना क्या चाह रहे हैं। ये मेरा लेवल है। तो ऐसे यही जिन लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, ये जो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस की मैं बात कर रहा हूँ, जिसको मैं कॉन्शियस एक्चुअली कह रहा हूँ, वो ये लोग होते हैं जो इतना शऊर रखते हैं कि अपने शऊर से आपके शऊर को पूरा प्लास्टिक रैपिंग कर देंगे पूरी। और मैंने मिसाल तो दी कि ऐसे लेवल पे होंगे कि वो बैठे बैठे आपके शऊर में घुस के आपके शऊर की गिठाने खोल के निकल के घर जाके सो जाएंगे। आपके शऊर में बैठे, माइंड साइंसेस में क्या सिखाया जाता है, प्लांट कर दो माइंड में बात। ये तो बहुत छोटा लेवल बता रहा है, मैं बता रहा हूँ कि वो ऐसे लोग होंगे आपके माइंड में ऐसी बात प्लांट कर देंगे फॉर गुड, अच्छाई के लिए, क्योंकि वो मैं पॉजिटिव लोगों की बात कर रहा हूँ। जो इस लेवल पे आके नेगेटिव हो जाते हैं वो शैतानी लोग कहलाते हैं। हम सेंट्स की बात कर रहे हैं, और सेंट्स का लेवल उनसे भी बड़ा होता है शैतानी लेवल, क्योंकि नॉलेज का लेवल। ऐसे लोग हैं होंगे, इस शऊर का इंसान ऐसा होगा, वो आपके माइंड में एक बात प्लांट कर देगा और उसको पता होगा अगले ठीक 6 साल बाद ये बात आपको याद आएगी और ये आपकी ज़िंदगी में बेहतरी ले आएगी। इस लेवल तक उनकी नॉलेज होती है। नो जोक। मुझे भनक भी पड़ती है कोई इंसान ऐसा है, मैं उसके पाँव दबाने को तैयार हूँ। इस लेवल के लोग होते हैं जो मेरी नॉलेज कहते हैं। सर यहाँ पे फिर एक क्वेश्चन हो रहा है। जी पूछिए। हमारे पास अभी 15 मिनट है, आप लोग सब सवाल पूछ सकते हैं अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो। जी आपने जो शऊर की बात की है, जी, उसके साथ आपने इल्म की बात की है, और फिर आपने एग्जांपल भी नहीं दिया। मैं अभी तक वहीं, मेरा एक क्वेश्चन है वहाँ। अगर आपको कोई सवाल अटक रहा है आपको 10 दफ़ा रिफ्रेश कीजिए, हम खुदा पेशानी से जवाब देंगे। वो सर क्वेश्चन ये है कि जब आपका शऊर इतना बुलंद हो जाता है जी, कि आप, चले हम इसको इस तरह कर लेते हैं कि शऊर की बजाय हम रसूल खुदा की बात कर लेते हैं, ठीक है, कि रसूल खुदा। उनको एग्जाम्पल ना लें, आप बताएं, पहले वाला पॉइंट में बताएंगे अगर शऊर ऐसा बुलंद हो गया, क्योंकि उनको एग्जाम्पल लेंगे तो कन्फ्यूजन करके हो जाएगी। अच्छा चलो ठीक है, शऊर आपका इतना बुलंद हो जाता है कि आपको दुनिया की सारी चीज़ें समझ आ जाती हैं, आप दुनिया की चीज़ों पर कमांड हासिल कर लेते हैं। तो मुआवजा जो होता है वो तो फिजिकल एग्जिस्टेंस रखता है, ठीक है। अगर चांद 2 टुकड़े हुआ तो वो हुआ, इन एक्चुअल हुआ, वो कोई हेलुसिनेशन नहीं थी, कोई ऐसा कोई बात मुकम्मल करें। तो फिर क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि वो जो सब कुछ हो रहा है, इट इज बीइंग डन बाय द कॉन्शियस, या ये कोई सुपरनैचुरल पावर आपकी बॉडी क्रिएट करना शुरू कर देती है जिससे सब कुछ होता है। अच्छा, पहले तो ये याद कीजिए, मैंने जब लेक्चर शुरू किया था तो मैंने कहीं ये नहीं कहा कि जो कुछ भी हो रहा है ये हमने डिसाइड कर लिया कि ऐसा हो रहा है। एरिस्टोटल, सोक्रेटिस ने भी पहला क्वेश्चन कॉन्शियसनेस में यही रेज किया था कि ये तो अभी तक दुनिया में कोई भी तय नहीं कर पाया कि ये गिलास वजूद रखता है तो इसलिए नज़र आ रहा है मुझे, या मुझे नज़र आ रहा है तो इसलिए वजूद रख रहा है। क्या टेक है आपका इसमें? आप किस बात को मानते हैं? डिसाइड किया आपने ज़िंदगी में ये वजूद रखता है इसलिए मुझे नज़र आ रहा है, या मैं देख रहा हूँ तो ये वजूद रख रहा है? ये वजूद रखता है इसलिए मुझे नजर आ रहा है। अगर आप इस चीज़ के मानने वाले हैं तो फिर आपका साइंटिफिक माइंड है।
जैसे आपने कहा कि वो मौजज़ा चांद दो टुकड़े एक्चुअली फिजिकली हुआ होगा। अंडरस्टैंडिंग का क्या सिर्फ यही लेवल है कि कोई चीज़ हुई हो तो समझी जा सकती है? गौर से सुनिए मेरी बात। किसी भी चीज़ को समझने का, अंडरस्टैंडिंग का सिर्फ यही तरीका नहीं है कि वो चीज़ फिजिकली हुई हो तो फिर एक्सेप्ट की जाएगी हुई है। सर हमारे यहाँ ज़्यादा लोग साइंस के जरिए समझते हैं। ये अलग बात है, मैंने वो पहले ही बोल दिया। दुनिया का मेजर, दुनिया का जिस वक्त जो माइंड सेट है वो मटेरियल साइंस है, मैंने पहले ही बोल दिया था। हाँ टाइम कम है, लेकिन हम किसी दिन अलग सेटिंग में, आप अगर सेटिंग में आ जाएंगे या किसी दिन और लेक्चर में, मैं आपको साइंटिफिकली प्रूव कर दूंगा चांद कैसे दो टुकड़े हुआ। मैं किसी भी साइंटिस्ट को भी प्रूव कर सकता हूँ। मैं फिर ये बात बोल रहा हूँ कि मैं प्रूव भी कर दूंगा, लेकिन मैं फिर भी ये कह रहा हूँ कि ज़रूरी है कि वो फिजिकली वैसे हुआ हो तो वो एक्सेप्ट होगा। हो सकता है वो अपेयर ऐसा हुआ हो कि दो टुकड़े हो गया हो, उसको होना कह रहे हैं आप। हो सकता है ये भी तो एक रोक है ना चीज़ों को समझने का। आपने मुझे पीछे से देखा, मैं यूँ करके बैठा हूँ, तो पीछे से देख कर ऐसा लग रहा है मैं किसी से गले मिल रहा हूँ, तो मैं एक्चुअली मिल रहा हूँ क्या? लेकिन आपको लगा मैं मिल रहा हूँ, इट अपेयर्स। तो आप क्या कहते फिरेंगे? मैंने सलमान साहब को देखा किसी से गले मिल रहे थे। कॉन्शियसनेस, नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग, इसके बीच में बहुत बारीक लाइन है, इसको हम इल्यूजन भी कहते हैं। थिंग्स अपेयर द वे दे आर। तो क्या वो वाकया हुआ होगा तभी आप ग्रेटनेस मानेंगे? चलिए मैं नहीं, वो वाकया तो अगर उस तरह की बात कर रहे हैं आप, तो उसको तो फिर मैंने देखा ही नहीं, तो सुना है कि वो हुआ। बस फिर तो एक ही तरीका है, मैं बता रहा हूँ। फिजिकली तो आपने देखा नहीं, अकीदे पे आप मान रहे हैं ऐसा हुआ, और फिर एक तीसरा पंगा मैंने डाल दिया कि हो सकता है अपेयर ऐसा हुआ ना हो, इसको हम कह रहे हैं हुआ हो। अगर ऐसा है तो फिर बहुत सारे लोग प्रॉब्लम हो जाएगी, नहीं जी ग्रेटनेस कम हो रही है उनकी। तो मैं कह रहा हूँ तीनों बातें कचरे में डाल दीजिए। एक ही तरीका है, अपना कॉन्शियसनेस उस लेवल पे ले आइए। जब आपका पास, प्रेजेंट, फ्यूचर एक जगह पे आ जाए, जब आपका ये लेवल आ जाएगा, तो आप पास की हर चीज़ देख सकते हैं, परफेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। आप जाके एग्जैक्टली देख लेंगे वहाँ क्या हुआ था, एग्जैक्टली देख लेंगे क्या हुआ। इन अदर वर्ड, अगर मैं इसको साइंटिफिकली समझाऊँ, अकली लेवल पे समझाऊँ, आप उस इवेंट के होने की हर पॉसिबल एक्सप्लेनेशन को जान जाएंगे। मैंने आप ये कह रहे हैं कि टाइम ट्रैवल, कॉन्शियस टाइम ट्रैवल। कॉन्शियस चले, लोग फिजिकल टाइम ट्रैवल करने के पीछे पड़े रहते हैं। मैंने एक और रोक बता दिया। लोग मानते हैं इस बात को कि कॉन्शियस टाइम ट्रैवल भी हो सकता है, और यस होता है। इस पे तो बड़े बड़े चुप हो जाते हैं। अब फड्डा सारा है ना, हम लोगों ने अब तक जिंदगी, आपने भी बचपन से अब तक जो सुना होगा ना, वो मटेरियल साइंस के रुख से सुना हर चीज़। मैंने लेक्चर के शुरू में बता दिया, वर्ल्ड देखें, जैसे मैंने बताया कलेक्टिव कॉन्शियसनेस होता है। हमारा इस रूम का कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है, इस कंट्री का कलेक्टिव कॉन्शियस, इस तरह वर्ल्ड का भी कलेक्टिव कॉन्शियस। जो दुनिया का कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ना, उसको साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी में कहते हैं वर्ल्ड व्यू। दुनिया के तमाम इंसानों का हकाइक को देखने का नज़रिया क्या है, इसको वर्ल्ड व्यू कहते हैं। तो दुनिया के जो तमाम इंसान हैं, उनको हकाइक को देखने का नज़रिया जो है ना, वो मादी है। इस वक्त पिछले 100 साल से वो हर चीज़ को मटेरियल प्लेन पे देखने की कोशिश करते हैं, वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं। इसलिए इसका बोलबाला भी है, ज़्यादा लोग मटेरियल बात को करते हैं। मेडिकल साइंस भी ज़्यादा, एलोपैथी ज़्यादा चल रही है, होम्योपैथी कचरा है, स्पिरिचुअल हीलिंग ये वो सब साइड पीछे हो गई। तो पीछे हो गई, इसका मतलब ये गलत है क्या? ये एग्जिस्ट नहीं करती। दुनिया इस वक्त ज़्यादा रुझान रखती है मटेरियल व्यू को, चीज़ों को देखने का। दुनिया का कलेक्टिव व्यू जो है वो मटेरियलिज्म है इस वक्त, जो 150 साल पहले स्पिरिचुअल था। या अगर इसको इस तरह कहें कि हमारा जो व्यू है वो पिछले 100 सालों में इस तरह बनाया गया कि हर चीज़ मटेरियलिस्टिक है। ये तो पॉलिटिकल डिस्कशन है कि बनाया गया, कॉन्स्पिरेसी, वो अलग बात है। बनाया गया या बन गया वो अलग डिबेट। जो भी एग्जिस्टेंस फिलहाल है ये एग्री करते हैं। दुनिया लोग इस वक्त मटेरियल साइंस चल रही है, हर चीज़ मटेरियल साइंस, हर एक्सपेरिमेंट मटेरियल साइंस। मैं कह रहा हूँ कि मटेरियल साइंस को मैं डिनाई नहीं कर रहा, ये एक बहुत बड़ा रुख है फिजिकल वर्ल्ड का। मटेरियलिज्म का सबसे बड़ा व्यू मटेरियल साइंस ही होना चाहिए। लेकिन क्या हमारी एग्जिस्टेंस सिर्फ मटेरियल है? मटेरियल साइंस फीलिंग को इनकलकेट नहीं करती, क्वांटिटी की बात करती है। माँ से मुझे कितना प्यार है, ये क्वालिटेटिव बात है, ये मटेरियल साइंस नहीं समझ सकती। आप कहते हैं मैं अपनी अम्मी से बहुत प्यार करता हूँ, ये कहता है मैं भी अपनी अम्मी से बहुत प्यार करता हूँ। अब ये दोनों का बहुत बराबर है क्या? गंदी हो गई मटेरियल साइंस। मटेरियल साइंस कभी इस एरिया को पकड़ नहीं सकती। ये क्वालिटेटिव साइड ऑफ नॉलेज है। क्वालिटेटिव साइड ऑफ नॉलेज स्पिरिट से डिसाइड होती है, फीलिंग्स, कैफियत, ऑब्जर्वेशन, और इन सब का क्यूमुलेटिव इफेक्ट क्या आता है? कॉन्शियसनेस। इसलिए कभी आज तक मटेरियल साइंस कॉन्शियसनेस के मैटर को सॉल्व भी नहीं कर सकी। आज तक डिबेट चल रही है इंटरनेशनली, इतने मोटे मोटे जर्नल्स छपते हैं कि कॉन्शियसनेस क्या है, लेकिन एक पॉइंट पे नहीं पहुंच सके कि कॉन्शियसनेस क्या है। मेरी थ्योरी, मेरी जो रिसर्च है 5 साल, वो कहती है एक मटेरियल साइंस को एड्रेस करती है
और वो कहती है कि तुम कभी पहुंच भी नहीं सकोगे। और ये बात मैं सिर्फ यहाँ नहीं मैं डॉक्टर्स को जाके, साइकोलॉजिस्ट को जाके ये बात मैं समझाता हूँ। अभी 10 तारीख को फिर मेरी कॉन्फ्रेंस है, मैं उनको फिर ये बात उन्होंने बुलाया, माइंड बॉडी एंड ब्रेन पे लेक्चर दीजिए, पर मैं उनको समझाऊंगा ये बात, इम्प्रेस हो जाएंगे, बुक्स नोट करेंगे, अगले साल फिर टॉपिक रखेंगे, फिर कुछ बेहतरी आ जाएगी। बता देता हूँ मैं तो जाके। मेरा टेक ये है मेरी थ्योरी का कि कॉन्शियसनेस या जो अल्टीमेट अचीवमेंट इंसान की है, ग्रेटनेस, वो सिर्फ साइंटिफिक बैंड से नहीं आएगी, सिर्फ रिलीजन को पकड़ के भी नहीं आएगी, सिर्फ स्पिरिचुअलिटी को पकड़ के भी नहीं आएगी, सिर्फ फिलोसफी को पकड़ के भी नहीं आएगी। टू बी अ परफेक्ट ह्यूमन बीइंग, टू बी अ नियरली परफेक्ट ह्यूमन बीइंग, यू नीड टू हैव परफेक्ट नॉलेज, एंड परफेक्ट नॉलेज इनकम्पासेस एवरीथिंग। हर रुख से अपने शऊर को इतना बुलंद कर लो, अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपनी रियलाइजेशन, अपनी एब्जॉर्प्शन पावर को इतना अपने आप को डिफाइन कर लो कि आप सब चीज़ें सुन सको। हाँ, आप ये डिस्कस मुझसे ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर क्या ये पॉसिबल है, इंसान कर सकता है? मैं बोलूँ हाँ कर सकता है। मुझे इरिटेशन होती है, मुझे ये चीज़ तंग करती है, वो हमने बहुत बुलंद गुफ्तगू की आज, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये सब प्रोसेस कैसे हैं। कभी कभी आपको इमोशंस तंग करेंगे, कभी आपको डिज़ायर्स, कभी भूख लग रही है, कभी खाने का बहुत दिल चाह रहा होता होगा, कभी सोने का दिल चाह रहा होता होगा, कभी जो इरिटेशन होती है, कभी किसी बात से जेलसी होती है। ये सब पार्ट ऑफ लाइफ है, ये प्रोसेस का हिस्सा है, ये होगा। मैं कह रहा हूँ ये सब होते हुए इससे बियॉन्ड सोचो जाके, ये लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इफ़ बाय एनी मीन किसी तरह आपने ये अंडरस्टैंडिंग अचीव कर ली, मज़े फिर उड़ा लिए का, फिर आप बोलेंगे नहीं, मुझे भी आके नहीं बताएंगे सर बड़े मज़े आ रहे हैं, मज़ा आ गया। आप समझ जाएंगे मैं क्या कह रहा हूँ। ये वही लोग समझते हैं जो यहाँ पर पहुँच चुके हैं, जिसको हम स्पिरिचुअलिटी में कहते हैं रूहानी गैब के हाल वही जानता है जो वहाँ पर मौजूद होता है। और सारा फड्डा ही अनसीन एरिया का है। सीन एरिया का मटेरियल साइंस में कोई खास फड्डे नहीं है। दुनिया के तमाम साइंटिस्ट एक जगह लाएँ, इसको क्या कहेंगे? गिलास ही कहेंगे ना, कुछ इसमें इख्तलाफ नहीं होगा। आप भी गिलास कह रहे हैं, मैं भी गिलास, सीन वर्ल्ड है, मटेरियल वर्ल्ड है, सही। यहाँ पे फड्डा है? नहीं फड्डा। यहाँ एक फरिश्ता खड़ा हुआ है, मैं कह रहा हूँ 25 व्यू आ जाएंगे, फड्डे आ जाएंगे, नहीं है ही नहीं, कैसे भी क्लेम कर रहे हैं? तो वहाँ है कोई, अच्छा मैं ये बोलेंगे हाँ है, वो कहेंगे हाँ है, उनको कैसा है, बोलेंगे 2 सींग निकले में उसके, वो कहेंगे नहीं नहीं सींग नहीं निकले, वाइट चादर ओढ़ा उसकी दाढ़ी है, वो कहेंगे भाई सींग विंग दाढ़ी वाड़ी छोड़ो, वो तो भाई मास्क लगा के खड़ा हुआ। अब क्यों डिफरेंसेस आ गए? सारे डिफरेंसेस अनसीन साइड के हैं, क्वालिटेटिव साइड के हैं, सारे साइंस की डोमेन है। मटेरियल वो वहाँ पे चीती है, वहाँ पे काम कर रही है। साइंस ने हमें ये मोबाइल दिया है, ग्रेट, वी आर एबल टू कम्युनिकेट टू ईच अदर ऑन अ फिजिकल प्लेन विद दिस डिवाइस। ये ग्रेटनेस है साइंस की, कौन डिनाई कर रहा है? लेकिन साइंस क्या है कि क्योंकि हमने मोबाइल दिया तो हम खुदा हैं, हम सबसे ज़्यादा जानते हैं। ये बुलशिट है। मेरे ऐसा बंदा एग्री नहीं करता, पर मैं गंदा कर देता हूँ, भाई आपने सब पढ़ा हुआ है तो आप फिर ये क्लेम करो ना। साइंस बोले हम सब जानते हैं, तो साइंस गंदी, साइंस को बोलो भाई एक्सप्लेन रू, बोलती बंद। कोई भी इवेंट जो एक्सप्लेनेबल नहीं है उनकी नज़र में, उसको कोइंसिडेंटल कह देते हैं। सारी, अच्छा ये बकबक में ऐसे नहीं कर रहा, सारी रिसर्च चाटी हुई है मैंने, सारी थ्योरीज चाटी हुई है, सो स्पिरिचुअल साइड की भी, मटेरियल साइड, सब अपडेटेड रहा, बक 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 करे जा रहा। तो स्टीफन हॉकिंस इसलिए बोलता था कि गॉड नहीं एग्जिस्ट करता, क्योंकि उसने शायद आइंस्टाइन को तो पढ़ा था, टेस्ला को तो पढ़ा था, सबको पढ़ा था, लेकिन उसने शायद शेख अब्दुल कादिर जिलानी को नहीं पढ़ा, रूमी को ना पढ़ा, इब्न अरबी को ना पढ़ा, और लिटरली उसने नहीं पढ़ा था। उसकी मेरे कुछ स्टूडेंट यहाँ बैठे हैं, हम लोग अक्सर सेटिंग में बैठते हैं, तो मैं उनको उसकी मैंने दलील दी। बात यहाँ मैं ख़त्म करता हूँ, उसी के एग्जाम्पल के पेपर रिपीट कर देता हूँ। स्टीफन हॉकिंग का एक इंटरव्यू पड़ा हुआ है नेट के ऊपर, आप वो देखेंगे। उससे एक जो इंटरव्यू ले रही थी खातून जर्नलिस्ट, उन्होंने पूछा, द ग्रेट स्टीफन हॉकिंग, इफ गिवन वन चांस, वन क्वेश्चन इन द एंटायर वर्ल्ड, कि आपको एक सवाल दिया जाए कि आप जो पूछो पता चल जाएगा, व्हाट वुड बी दैट क्वेश्चन? व्हाट विल बी दैट क्वेश्चन? क्या सवाल करेंगे आप? पता है आपको स्टीफन हॉकिंग ने क्या कहा? आई वुड लाइक टू आस्क वन थिंग, जो उस तरह वो बोलता था मशीन से, अपनी बेचारा माजूर था, अच्छा आदमी था। कहने लगा मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, जो कुछ भी है पूरी यूनिवर्स में, जो भी है, ये क्यों है? ये ना होता तो क्या होता? वाई एवरीथिंग एग्जिस्ट? ये स्टीफन हॉकिंग का अपनी मुंह से बोला हुआ क्वेश्चन है। उससे जब पूछा गया कि अगर तुम दुनिया में कोई एक चीज़ जानना चाहो जो तुम नहीं जानते, स्टीफन हॉकिंग द ग्रेट साइंटिस्ट ऑफ आइंस्टाइन ऑफ आवर टाइम्स, द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट एवर लिव्ड, वो क्या पूछेगा? तो उसने कहा मैं ये पूछूंगा ये सब क्यों है। ये ग्रेटेस्ट मटेरियल साइंटिस्ट कह रहा है। उसने इब्न अरबी को नहीं पढ़ा था ना, पढ़ लेता तो ये सवाल नहीं करता वो। उसने सब चीज़ें तो नहीं पढ़ी ना स्टीफन हॉकिंग ने। अगर सब चीज़ें पढ़ लेता उसको ही करनी। आप सुनिए इब्न अरबी क्या करें, अपनी बुक फुसूसुल हिकम व फुतुहातुल मक्किया में वो स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं। इब्न अरबी इज़ अ ग्रेट फिलोसफर,
वैसे तो सेंट और मिस्टिक भी थे, लेकिन दुनिया के सामने वो फिलोसफर थे, मिस्टिक थे, नॉलेजेबल आदमी थे। इब्न अरबी पता है क्या गेम स्टार्ट कहाँ से करते हैं क्वेश्चनिंग, वो कहते हैं जब कुछ नहीं था तो तब क्या था, यहाँ से बात शुरू करेंगे। When nothing existed, what was existing? तो जब कुछ था ही नहीं तो क्या था, कह रहे नहीं था, ये जो कुछ नहीं है ये भी तो कुछ था, नथिंग भी तो कुछ चीज़ है। आप कहें नथिंग एग्जिस्ट, मैं कहूँगा सॉरी, नथिंग इन्वर्टेड कॉमा इज एग्जिस्टिंग, ये नथिंग क्या है? उसने वहाँ से गेम शुरू की, जहाँ पे उसकी लिमिट खत्म हो रही है स्टीफन हॉकिंग की, कि भाई इससे आगे मुझे समझ में नहीं आ रहा। वो कह रहे मैं शुरू वहीं से करूँगा, यहाँ पहले क्या था ये बताओ। क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स, क्रिएशन ऑफ ह्यूमैनिटी, उससे भी पहले क्रिएशन क्या चीज़ है ये बताओ। ये सेंट्स का लेवल है। अच्छा, मैं की ये बात कह पा रहा हूँ कि मैंने इब्न अरबी भी पढ़ा है, स्टीफन हॉकिंग भी पढ़ा है, और स्टीफन हॉकिंग ने सिर्फ साइंस को पढ़ा है या खुद को पढ़ा है। ये फर्क है ना, इस तरह नहीं देखते हम चीज़ों को। हम आर्ग्यू करते रहेंगे स्टीफन हॉकिंग इज ग्रेट। भाई आई एम नॉट सेइंग स्टीफन हॉकिंग इज वर्स्ट, मैंने तो ये ऐसा कुछ बात की है, मेरी गुफ्तगू ये तो नहीं कह रही, लेकिन मैं कह रहा हूँ वो लिमिटेड है। ग्रेट होने के लिए बहुत बड़ा क्राइटेरिया है, हमने क्राइटेरिया को नीचे गिराया क्योंकि हमारी नॉलेज नहीं है। अब जब आज मेरा ये लेक्चर सुनने के बाद आप ग्रेड की डेफिनेशन डिसाइड करेंगे तो बहुत कुछ फर्क होगा। कोई और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन हम ले लें एंड देन वी आर ऑफ। आपके पास सवाल है? खुश तो आप पूछिए। जिस तरह आपने बताया हर चीज़ शऊर रखती है, जिंदा इंसान का अपना एक शऊर है, तो वो इंसान मर जाता है, जान चली जाती है, रूह चली जाती है, तो भी क्या उसका शऊर मौजूद रहता है? वेरी गुड क्वेश्चन, और अगर रहता है तो उसका क्या रीजन? बहुत अच्छा क्वेश्चन। ये ज़्यादातर जो क्वेश्चन है ना, ये पर्टेन करता है टुवर्ड स्पिरिचुअल साइड ऑफ अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि साइंस इसको तो एड्रेस नहीं कर पाएगी। मरने के बाद, लाइफ आफ्टर डेथ पे बहुत कम उनके पास, ऑलमोस्ट इक्वल टू नन नॉलेज है। रिलीजन भी एड्रेस करते हैं, जो इस्लामिक जो माइथोलॉजी है वो कम एड्रेस करती है, क्योंकि उसका फोटे नहीं है। इस बार मतलब ही नहीं कि ऐसी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, उसकी फिर रीजनिंग है भाई क्यों नहीं करती। इसकी मिसाल ऐसी है कि जब फर्स्ट क्लास के बच्चे को मैं पीएचडी की थीसिस पढ़ाऊंगा तो ज़रूरत नहीं है ना, अभी जब वो पीएचडी में आएगा खुद ही समझ जाएगा पीएचडी की थीसिस क्या होती है। मैं फर्स्ट क्लास के बच्चे को बताता जाऊँ पीएचडी की थीसिस ये होती है, तो इस्लाम इस तरह बिहेव करता है, बड़ा सेंसिबली बिहेव करता है। इसलिए बेस्ट रिलीजन है कि हम अभी दुनिया में ना फर्स्ट क्लास के बच्चे हैं, तो हमें वो बताया गया जो फर्स्ट क्लास के लिए, तो दुनिया में रहने का तरीका बता दिया गया पूरे कुरान में। जब हम उस लेवल पे पहुंचेंगे एनलाइटमेंट के, या उस लेवल पे, तो हमें खुद समझ में आ जाएगा पीएचडी में क्या होता है। इसलिए इस्लाम ने इसको कम एड्रेस किया है, लाइफ आफ्टर डेथ, या जो मरने के बाद जो शऊर होता है जिसको हम कह रहे हैं। बाकी रिलीजन इस पर बात करते हैं क्योंकि वो ओल्ड रिलीजन है, ओल्ड माइथोलॉजी, डिस्टॉर्टेड भी ज़्यादा है, उनको पास नॉलेज है, ठीक है करते हैं। इसको हम सिंपल लेवल पे कर लेते हैं, फिलोसॉफिकल लेवल पे बात कर लेते हैं इसमें। फ़र्ज़ करें आप एक सस्ते शऊर के इंसान हैं, ख्वाहिशात में ज़िंदा रहे, जज्बात में ज़िंदा रहे, और आपके जिस्म छोड़ने का वक्त आ गया। तो क्योंकि जब आप बॉडी में थे तो आपकी सोल को इस निचले दर्जे के शऊर ने, या नफ्स, इसको जब ये शऊर जो होता है, सॉरी मैं एक चीज़ बताना भूल गया, जब ये शऊर जो होता है ख्वाहिशात, जज्बात, एहसासात के लेवल तक होता है ना, अगर इसी इन तीनों के अंदर घूम रहा है तो उसको हम नफ्स कहते हैं उर्दू में के अंदर, ठीक। और जब वो इंसानियत या स्पिरिचुअल प्लेन से बियॉन्ड जाता है तब हम उसको शऊर कहने लग जाते हैं। ये होती एक ही चीज़ है, जब ये गुजर रही होती है इन प्रोसेस से तो मुख्तलिफ लेवल पे मुख्तलिफ इसको टर्मिनोलॉजी दी गई। तो शऊर मैं उसको कह रहा हूँ जब वो हाईली इवॉल्व हो गया है। अगर निचले दर्जे पे तो नफ्स कहलाएगा। इसलिए आपने सुना होगा नफ्स ने पकड़ा हुआ है, तो वो ख्वाहिशात ने पकड़ा हुआ है, जज्बात ने, एहसासात ने पकड़ा हुआ है। ऐसा इंसान नफ्सानी होता है। नफ्स इज पर्टेनिंग टू मटीरियल वर्ल्ड। गौर कीजिएगा, ख्वाहिशात, जज्बात, एहसासात का ताल्लुक भी मादी दुनिया से। फुलफिलमेंट जो ऑफ मटीरियल डिज़ायर्स, इमोशंस, ये ताल्लुक इसका मादी दुनिया से। खाते आप पेट के लिए हो, फिजिकल बॉडी के लिए खाते हो आप। जज्बात आपके, ख्वाहिशात और जज्बात जिस्मानी होते हैं आपके। एहसासात भी लॉजिकल, इंटेलेक्चुअल होते हैं, दे हैव नथिंग टू डू विद सोल। लेकिन जैसे इंसान नफ्स से फारिग होता है, नफ्स से पाक होता है, नफ्स उसकी प्योरीफाई हो जाती है, एलिवेट हो जाती है, नफ्स को कंट्रोल कर लेता है, यानी कि ख्वाहिशात, जज्बात, एहसासात के लेवल से ऊपर चले जाता है। अब वो स्पिरिचुअल प्लेन में आता है, अब उसकी रूह एक्टिवेट हो जाती है, अब वो यूनिवर्सल इंसान हो जाता है, उसकी रूह जिंदा हो जाती है। तो ऐसे इंसान को रूहानी इंसान कहते हैं। रूह में जी रहा होता है, नज़र बॉडी में आ रहा होगा लेकिन स्टे वो रूह में कर रहा होगा, उसकी रूह इनलाइटेंड हो चुकी होगी। तो अगर आप अब ये समझ में आया यहाँ तक, अब डिपेंड करता है आप जब मरे हो तो किस स्टेज पे हो। अगरचे आप नफ्स के अंदर अंदर रहते हुए इवॉल्व करते मर गए तो नफ्स ने आपको पकड़ा हुआ था, यानी कि आपकी बॉडी, ये फिजिकल वर्ल्ड ने आपको अपनी तरफ जकड़ा हुआ था, खींचा हुआ था। यू आर मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स दिस मटेरियल वर्ल्ड।
ऐसा इंसान जब मरेगा ना उसका शऊर दोज़ख में जी रहा होगा। दोज़ख ही कहा गया है तमाम स्क्रिप्चर्स में ऐसे शख्स को, आप उसको दोज़ख ही कह लें या इस टाइप का बंदा कह लें जो ख्वाहिशात जज्बात एहसासात में ज़िंदा रहा पूरी ज़िंदगी, मर गया, कितना भी बड़ा उम्र रसीदा हो, कितना बड़ा इल्म वाला हो, कुछ भी हो, अगर उसकी क़याम इन तीनों लेवल या नफ्सी लेवल पे था तो वो दोज़ख ही कहलाएगा, क्योंकि नफ्स उसको तंग करेगी। ऐसे इंसान जिस्म छोड़ने के बाद उसका शऊर जो भी इवॉल्व हुआ होगा, वो जिस्म तो छोड़ चुका होगा लेकिन उसकी चाहत और उसका खिंचाव उसी तरफ ही होगा, नफ्स की तरफ, तो भटकता रहेगा और अपने नफ्स की जुल्मतों में दोज़ख में जीता रहेगा। बरज़ख में भी वैसा ही वक्त गुजारेगा और आखिरत में भी उसका ज़िंदगी जो दोज़ख की होगी। इसकी मैं मिसाल दे देता हूँ आपको। रिलीजन में आपने सुना होगा, बचपन से ये मिसालें दी जाती हैं, कोई रिलीजियस फैक्ट या कोई रिलीजियस स्टेटमेंट नहीं है कि दोज़ख में हर इंसान आग अपनी खुद लेके जाएगा और जो इंसान हसद में रहता है वो पूरी ज़िंदगी मरने के बाद हसद में जलता रहेगा, दोज़ख में जलता रहेगा। तो ये क्या मिसालें दी जा रही, यही इसी चीज़ को। अच्छा, कोई इंसान अगर स्पिरिचुअल प्लेन पे और उसकी बॉडी छोड़ने का वक्त आ गया तो उसको तो बॉडी जिंदा रहते हुए भी तंग नहीं कर रही थी, क्योंकि तो उससे एलिवेट हो चुका था, नफ्स से छा गया वो चीता आदमी, वो हमेशा रहने वाला इंसान है, जन्नत में रह रहा है, वो जन्नत में रहेगा। उसका शऊर, वो अगर ये फ़र्ज़ करें ये ऐसे इंसान है तो ये अभी भी ये रूह में क़याम कर रहे हैं, नफ्स वफ्स इनको तंग करना बंद कर चुकी है, एलिवेटेड है, बाशऊर इंसान है। तो जब मरेंगे तो इनका शऊर इंटैक्ट रहेगा, ये इसी कॉन्शियसनेस के साथ स्पिरिचुअल एनर्जी प्लेन पे जिंदा होंगे, ये हमेशा रहने वाले हैं। अगर सेंट लाइक पर्सन है तो ये हमेशा रहने वाली ज़िंदगी है इनकी, जिनको अल्लाह ताला ने कहा है कि ये मेरे वो ग्रेट लोग हैं जिनको कोई गम नहीं है, जो हमेशा रहेंगे, जो खैर है। 10 मिसालें दी गई हैं, इनके ऊपर लिखा बहुत गया है। डिपेंड करता है आपका शऊर किस लेवल पे है और आप उस शऊर के किस लेवल पे रहते हुए जिस्म छोड़ते हो। अगर आप शऊर के उस बेंचमार्क लेवल जिसको मैं नफ्स कह रहा हूँ उससे नीचे नीचे आप जिस्म छोड़ो तो आपकी रूह को तकलीफ़ होगी। जिस्म को तकलीफ़ तो रही थी जब आप जिंदा थे, रूह को भी तकलीफ़ होगी, आपका खिंचाव नफ्स की तरफ होगा, वापस खींचेगी, बदरू बन जाओगे, भटकते रहोगे, बरज़ख में तकलीफ़ में रहोगे, आखिरत में तकलीफ़ में रहोगे। और अगर आप उस बेंचमार्क से ऊपर लेवल के इंसान हो, बाशऊर इंसान हो, एनलाइटेंड इंसान हो, स्पिरिचुअल इंसान हो, तो छा गए आप। आपका शऊर ना उस वक्त तंग कर रहा था जब आप जिस्म में थे, ना जिस्म से ऐसा होगा आपके लिए जैसा आपने ये कपड़े उतारे कोई दूसरे कपड़े पहन लिए, लिटरली ऐसा फील होगा, क्योंकि आप जीते जी। तो अगर आपकी नफ्स प्योरीफाई हो जाए, आपका शऊर बुलंद हो जाए, छा गए। नहीं हुआ तो हैप्पी लर्निंग, अच्छा रहा होगा आपके लिए लेक्चर, इल्म में इजाफा रहेगा और ज़िंदगी उसी ज़िल्लतों में गुजरेगी। तो इस नोट के साथ मैं अपना लेक्चर फिनिश करूँगा। बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोग तशरीफ़ लाए। उम्मीद है कि मैंने जो कुछ भी कहा, जो मेरा लेक्चर रहा, वो आपके लिए बायस लर्निंग रहा होगा, आपने सीखा होगा, उससे आपके इल्म में इजाफा होगा और उससे ज़्यादा बढ़कर इस इल्म को सीख कर आपकी शख्सियत में बेहतरी आए, तो मेरी ज़ात का यहाँ तक मेहनत करना जो है वो कामयाब रहे। थैंक यू सो मच।